अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। नाजरीन, एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और आप अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से कीजिए ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और आपकी वजह से दूसरों का दिन भी अच्छा गुजरे। अगर बात की जाए मुश्किलात जो होती है ना आपकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन अगर मुश्किलात जो होती है वो हल हो जाती है, लेकिन किस तरह से हल हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह पे आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। कोई भी मुश्किलात हो उसका हल ज़रूर होता है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। वक्त की ये खूबसूरती है कि दोनों वक्त नहीं रहते, अच्छा भी बदल जाता है और बुरा भी। और अगर आज बात की जाए पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं दोनों टीमों को। हम बात नहीं करेंगे कि इसने कैसा परफॉर्म किया, हम सिर्फ बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं और इसके अलावा ये कह सकते हैं आप जीतो या हारो हमें आपसे प्यार है। ये कहना बहुत बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में 10 साल के बाद क्रिकेट वापस आई है। हम खुश है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है और लाहौरी जो है बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्राउड बड़ा ज़बरदस्त है जी। हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए आज के प्रोग्राम की, तो आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते ये आज तक पता नहीं चल सका। हमें लगता है हम अपने बच्चों से ये बात नहीं डिस्कस करनी चाहिए। अगर डिस्कस करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद कोई गुनाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें डिस्कस करना चाहिए। स्पेशली पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ हर तरह की बात डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी है स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उनके बारे में बात करनी चाहिए। हमें चाइल्ड अब्यूज़ पे बात करनी चाहिए। ये कौन लोग होते हैं जो ये सब करते हैं और हमारे बच्चे क्यों अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करते और हमारे वालिदैन क्यों अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। क्या वजूहात है, क्यों दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्यों फैमिली इकट्ठे बैठना कम हो गए हैं। और अगर बात की जाए तो बच्चे हमारे कहाँ गैर महफूज है, स्कूल में गैर महफूज है, अपने मोहल्ले में गैर महफूज है या अपने ही घरों में गैर महफूज है। अगर मैं बात कर रही हूँ घर की, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके खूनी रिश्ते जो है बहन भाई है उनसे गैर महफूज है आपके घरों में। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हमारे चचाजाद, फूफोजाद, हमारी फैमिली फ्रेंड सब आपके घरों में आते हैं, अपने बच्चों से प्यार कर रहे होते हैं और हम लोग मना नहीं कर पाते, नो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्या वजह है इसकी? सिर्फ इसलिए कि वो नाराज़ ना हो जाए। क्या उनकी नाराज़गी इतनी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ये सब बेयर करना पड़ता है? तो नो कहना ज़रूरी है। खुद भी नो कहना सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए और उनको बताइए कि किस तरह से नो कहना है और आपने किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ख़वातीन की तालीम पे। ख़वातीन की तालीम कितनी ज़रूरी है, ये बहुत सी चीज़ें लिंक कर रही होंगी एक ही चीज़ के साथ, एक ही इशू के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी है और सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है, इसके लिए एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। अगर बात की जाए योगा क्या है, योगा कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है योगा से। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की क्योंकि मेरे साथ बड़ी प्यारी दो सिंगर भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी प्यारी मेहमान को मिलवाना चाहूँगी जो एक कैंपेन भी चला रही हैं और बेटी के नाम से। वो उनकी फाउंडर भी हैं, सोशल वर्कर भी है, ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रही है। ख़वातीन के अलावा सोशल इश्यूज़ पे बड़ा काम कर रही है। वो ये नहीं देखती कि ये मर्द हजरात के लिए प्रॉब्लम्स है, ये ख़वातीन की प्रॉब्लम्स है। वो दोनों को साथ लेके चलती हैं और बात करती हैं, डिस्कस करती हैं, लोगों को अवेयरनेस देती हैं क्योंकि अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें जो हमें पता है लेकिन हम डिस्कस नहीं करना चाहते और जब मुश्किलात आ जाती हैं, जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम 2 या 4 दिन उसके बारे में बात करते हैं और फिर वो टॉपिक बंद कर दिया जाता है। फिर 2 माह के बाद एक इशू स्टार्ट होता है तो हम उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अब हमें बात नहीं करनी, हमें अमल करना है, हमें काम करना है और हम सबको साथ मिलके चलना है। और ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह से मुमकिन है जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जब हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, जब बड़े बैठ के छोटों को समझाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। ये प्लीज़ इस चीज़ों से बाहर निकल आइए कि बच्चों के साथ ये बात नहीं करनी। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में भी एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को बताना चाहिए कि आपकी प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, आपके पर्सनल पार्ट्स कौन से हैं, कौन बच्चा आपको टच कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ भी हैं। खुदारा ये समझ लीजिए, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज़ गवर्नमेंट पे मत फेंक दीजिए कि ये नहीं हुआ, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये नहीं किया। जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं जिससे आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। तो बेहतर यही है कि इस बारे में भी बात कीजिए। मैं वेलकम करती हूँ अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, रमा चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
इतनी मुझे खुशी हुई है क्योंकि आपने इतना बैलेंस्ड और प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे पहले हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, आपने एग्जैक्टली वही पॉइंट्स पिक किए हैं जो रेलेवेंट हैं आज से। आज कोहिनूर आने की मुझे ये ज़्यादा खुशी है कि ये प्लेटफॉर्म एक सेंसिटिविटी के साथ इस टॉपिक को हैंडल करेगा। बात आपने बिल्कुल सही की कि बच्चे भी साझे हैं और हकूक हैं, तो बेशक औरत के हैं पर मर्द के भी हकूक हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें मिलजुल के इस पे बिल्कुल बात ऐसा करनी ही है और इस बारे में हम बात भी करेंगे। इसके अलावा मैं वेलकम करती हूँ मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, अली रिजवान, योगा एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच अली रिजवान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका और आपकी सारी टीम का, मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करने का जो मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में आए। इसके अलावा जी मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं, बल्कि दो बहनें हैं और दोनों बहनें इकट्ठे गाना गाती हैं, वरना तो बहनें लड़ाइयाँ बहुत करती हैं, ये भी साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन माशाल्लाह से दोनों और बहुत छोटी एज में ही उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अभी अपनी तालीम भी हासिल करी और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि वो गाने के साथ साथ स्टडी भी कर रही हैं। मैं वेलकम करती हूँ जी रोमा का। रोमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम कोहिनूर के इस प्रोग्राम में आए हैं, हमें दावत दी गई है। और जैसे कि साथ साथ सोशल इश्यूज़ भी साथ साथ चलते रहेंगे, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चलती रहेगी, क्योंकि लोगों को खुशी भी साथ साथ देनी चाहिए, वो एंजॉय भी करें प्रोग्राम को, साथ साथ उनको सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस। बिल्कुल रोमा, ये बड़ा ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ इंटरटेन करना भी। रोहा, आपका भी वेलकम। आप कैसी हैं? मुझे अल्लाह का शुक्र ठीक है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आकर। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। रोहा की जो है ना स्माइल बड़ी खूबसूरत है, स्माइल करते करते बात कर रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, जैसे कि मैंने पहले बात की कि ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात नहीं करते, चाइल्ड अब्यूज़, ये क्यों होता है और हमारे बच्चे क्यों डिस्कस नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो चीज़ आपने ऑलरेडी बात कर दी कि कम्युनिकेशन जो है, बातचीत का जो सिलसिला है वो बंधा नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बेटियां बाप से बात करना शुरू हो जाएं या भाई से, बिल्कुल, मगर माँ से ज़रूर बात करें, बहन से ज़रूर बात करें। चाइल्ड अब्यूज़, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता लगा था कि तकरीबन थोड़ी सी बल्कि शरह ज़्यादा है जिसमें बच्चे, मेल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा अब्यूज़ होता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेंसिटिविटी शो करें, जैसे आपने कहा सिर्फ लड़कियों के लिए, हमें मर्दों के लिए और बच्चों के लिए भी सेंसिटिविटी शो करनी है। इसके रीज़न्स साइकोलॉजिकल भी हैं जी। मुझे लगता है कि ऐसे जानवर, मैं तो उनको इंसान नहीं करती, बल्कि मुझे लगता है कि जानवरों की भी बेइज्जती है उनको ये नाम दे के। ऐसे लोग जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। बहुत जगह ऐसे भी देखा गया कि वो खुद किसी ना किसी अब्यूज़ का शिकार होते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। बिल्कुल। इस वक्त इरम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो माँ है ना, अल्लाह ने इतना प्यारा ये रिश्ता बनाया है कि बच्चे को जब भी बिहेवियर चेंज होगा ना या कोई मसला होगा, माँ को अंदर से पता होता है कि कुछ चल रहा है। पहली जो चीज़ ये है कि आपने जैसे कहा, जैसे ही बच्चा थोड़ा अवेयर होता है, पहले तो आपने सब खुद प्रोटेक्ट करना है ना, हर किसी की गोद में नहीं बैठना, अकेले बाहर नहीं जाना। और उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आपने उससे बड़ी फ्रैंक बातें करनी है, गुड टच बैड टच के बारे में बताना है। बिल्कुल ठीक है। और जी जो नामहरम है तो वो नामहरम ही है ना, किसी वजह से वो लाइन ड्रॉ की हुई है। हद मुकर्रर करें अपने बच्चों के लिए, फिर एक ओपन स्पेस रखें। चलें, आपको लगता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कुछ देर से गुस्से में रहता है, मतलब या चीज़ें फेंकता है या हर बात पे रो रही है, कुछ मसला है, उससे बात करें। और जब वो अगर आपको शेयर कर भी लेती है कि मुझे किसी ने, जैसे आपने कहा घर में भी आप गैर महफूज हो बिकॉज हर तरह के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, अगर वो आपसे बात करती है तो प्लीज ये ना करें चुप करो, आप आज के बाद ये बात नहीं करनी, इस बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करनी? बिल्कुल, बच्चे की सेफ्टी से ऊपर आपके लिए क्या है? आपकी इज्जत आपकी बच्चे की सेफ्टी से ऊपर है। आप तो यही मैसेज दे रहे हैं ना। अच्छा, फिर आप कर क्या रहे हैं? वो बच्ची या बच्चा समझेगा कि नहीं ये नो गो एरिया है, इस बारे में बात ही नहीं हो सकती, तो बर्दाश्त करते जाओ। मैंने तो यहाँ तक, बिकॉज चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने तो यहाँ भी देखा है कि बच्चे माँ बाप को बता भी देते हैं, और अगर कोई रिश्तेदार है तो वो उसको फिर भी अपने घर बुलाते हैं, फिर भी खाने भी खिलाएंगे, नोइंग कि उसने उस बच्चे को हर्ट किया। दैट्स हाउ द, इतना ये तकलीफ दे मरहला है, बिकॉज वो कहते हैं हाई वो नाराज़ ना हो जाए, हमें उनसे काम ना पड़ जाए। उनकी नाराज़गी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनकी नाराज़गी या एक सोशल एक्सेप्टेंस, वो हमें बुलाना छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये तो
जैसे आपने कहा ठीक है, स्टेट तो जो कर रहा है अपनी तरीके से कर रहा है, गवर्नमेंट भी इकदाम ला रहा है, हमारी भी तो मगर जिम्मेदारियां हैं जी। मुझे ना हर केस में ना 2-3 जो मेरे दिमाग में फौरन बातें आती हैं। जब होता है ना जी, बच्चा अकेला गली में जा रहा था या वो ग्राउंड में था, जो बाहर होते हैं वाकया, मुझे समझ नहीं आती ये पेरेंट्स भेजते क्यों हैं। आई एम सॉरी, आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू सेंड एक 7 साल की बच्ची को बाहर दुकान भेज रहे हैं कि चीजें ले आओ, जब आपको पता है ये इस तरह के दरिंदे हैं, इस तरह से हो रहा है, इस तरह के दरिंदे बाहर हैं, तो फिर आप फिर भेज रहे हो। तो इससे पहले कि मैं उस बंदे को पूछूं, मैंने तो आपको पूछना है, आपने अपनी बच्ची को भेजा क्यों था? बिल्कुल। सो आप जैसे कह रही हैं, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, हमें अपने से शुरू करना है। फिर तालीमी निसाब में भी इसका कोई ना कोई जुज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप जी पोएम्स बना रहे हैं, वेदर इज नाइस या मौसम अच्छा है या मेरा लीडर, इस तरह के मजमून तो हमने सबने किया ना। बिल्कुल। सो प्लीज ये मेरी इल्तिजा होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कि निसाब में इस तरह की चीजें डालें ताकि बच्चों को पता हो। और जब अक्सर माओं या पेरेंट्स, इवन फादर्स को मैं सुनती हूँ ना, ये हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता, हमें पता है, ये मत सोचे, ऐसे मत सोचिए, किसी के साथ भी हो सकता और है, कभी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक कोर्स ऐसा डिज़ाइन करें जिसमें आप वीडियो के थ्रू, क्योंकि बच्चे वीडियो देखते हैं तो जल्दी चीज़ें पिक करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कार्टून वगैरह देख रहे होते हैं, तो आप ऐसी वीडियो बनाएं, छोटी छोटी क्लिप बनाएं, अगर आप अपने बच्चों को दिखाएं ताकि उन्हें अंडरस्टैंड हो। हाँ, कुछ अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो शाय फील कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वीक में 2 या 3 बार वो वीडियो दिखा सकते हैं, वो क्लिप दिखा सकते हैं, या कोई ऐसी कैंपेन डिजाइन कर लें कि आप अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें फिक्स कर लीजिए, उनके आप बात करते करते बता दीजिए, तो बच्चों तक, आज के बच्चे जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये मत कीजिए कि हाँ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आएगी, जब न्यूज में चीज आ रही होती है तब भी बच्चों को समझ आ रही होती है, तब फिर हम क्यों ये कह रहे होते हैं कि नहीं बेटा इस तरह से हो सकता है। तो आप इस पॉइंट पे आए ही ना, उससे पहले ही समझा लीजिए। अली रिजवान, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि बात हो रही है चाइल्ड अब्यूज़ की, ये एक जहनी बीमारी है, अगर मैं बात करूं जहनी बीमारियां क्यों होती हैं, क्या योगा में इसका कोई ट्रीटमेंट है, क्या आप योगा करने से मेंटली तौर पे ठीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जहनी बीमारियों का इलाज योगा में मुकम्मल होता है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इंसान की फ्रस्ट्रेशन को ठीक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा शुरू क्यों होता है, इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, इम्पैक्ट्स क्या आते हैं। इसका जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि एक इंसान है, उसको भूख लगी है, बिल्कुल, तो अगर उसे खाना नहीं देंगे, हम 1 दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, तो वो कहीं से चोरी करके खाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। अब एक इंसान है तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर जो उसकी एक बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है, जब वो उसके अंदर पैदा होना शुरू हो गई 16 साल 17 18 साल की उम्र में, जब उसकी ये डिज़ायर किसी जायज़ तरीके से पूरी नहीं होगी, तो ज़ाहरन भी और बातिनन भी वो इसके कोई मख्फी और छुपे हुए और गलत रास्ते इख्तियार करेगा, जहाँ पर उसे मौका मिलेगा वो ये करेगा। सबसे पहले ये करना चाहिए कि नौजवान जब अपनी बलूगत को पहुँचें तो वक्त पर उनकी शादी कर दी जाए। ठीक है। जब किसी नौजवान की वक्त पे शादी कर देंगे तो फिर वो किसी भी चाइल्ड को विक्टिम नहीं बनाएगा अपनी डिज़ायर का या अपनी किसी हवस का। ये सबसे, अब हमारे यहाँ जो 26 27 28 साल 30 साल में जाके जो शादियाँ होती हैं, एक आदमी को भूख लगना शुरू होगी है 20 साल में, उसकी शादी जब 30 साल की उम्र में जाके करेंगे तो 10 साल वो क्या करेगा? 10 साल वो भूखा तो नहीं रह सकता। 10 साल वो ज़ाहिरी तौर पे माशरे में उधम मचाएगा, जहाँ जहाँ उसे मौका मिलेगा अपनी उस डिज़ायर को गलत तरीके से, सही तरीके से, जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा वो वहाँ पर वो करेगा। तो सबसे पहले वालिदैन को ये समझना, हमारे माशरे में ये समझना है कि जब हमारी औलाद बालिग हो जाती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उनकी वक्त पर शादी कर दी जाए। ठीक है। जब वो वक्त पर ही अपनी शादी के बंधन में बन जाएंगे तो फिर कोई और उनका विक्टिम नहीं बनेगा। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि वो अफराद जिनको सही तरह से सेक्स डिज़ायर को कंट्रोल करना नहीं आता या उसको डील करना नहीं आता, उनकी शादी हो भी चुकी होती है फिर भी वो किसी को विक्टिम बनाते हैं। Exactly. ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हमने अपनी सेक्स डिज़ायर को किस तरह से पूरा करना है। जब वो अपने पार्टनर से या किसी भी तरीके से जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, या ये समझ लें कि उनकी भूख अपने दस्तरखान पे मुकम्मल जब पूरी ख़त्म नहीं होती तो फिर इधर उधर के दस्तरखान पर जाके वो खाना खाते। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से करते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में शर्म आती है इस मौजू पर बात करते हुए लोगों को। हमारे तालीमी, जिस तरह से आपने बताया, तालीमी निज़ाम में इसकी कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, ज़ाहिरन तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी बाकायदा तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है।
हमारे यहाँ किसी तरह की गाइडेंस नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाए 30-30 साल 40-40 साल के होते तो ये नहीं पता था कि हाउ टू फुलफिल आवर सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, जब उनकी ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं रही, वो अंदर ही उधम मचा रही है, तो उसका वो जारी बात है जहाँ पर उन्हें गलत तरीका रास्ता मिलेगा तो वो करेंगे। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके मुतालिक मुकम्मल गाइडेंस होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, कोर्स में इसके मुतालिक बाकायदा चैप्टर शामिल किए जाने चाहिए और हमारे टीचर्स को इसका माहिर होना चाहिए, वो इसके बारे में सिखाएं। फिर बाद में बारी आती है कि हमने अपने बच्चों को क्या समझाना है। जी ठीक है, जो विक्टिम बन रहा है। आई थोड़ा सा मुझे जी बिल्कुल एक इख्तलाफ है। जी। अब वेस्ट की बात कर लेते हैं, वहाँ एजुकेशन भी है, इसके बारे में अवेयरनेस भी है, स्टेट भी कर रही है एजुकेशन, वो तो वहाँ भी रहा है। वहाँ पर इस वजह से हो रहा, वहाँ पर इस वजह से हो रहा। आई ओनली से जब भी कोई गलत काम होता है ना, सजा और जजा का क्यों हमारे मजहब में या किसी भी सोसाइटी में बिल्कुल सजा और जजा नहीं मिलेगी तो पैटर्न रिपीट होगा। उसमें हम क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसके एस्पेक्ट्स क्या है जिसकी वजह से ये मामला पैदा हो रहा है। सबसे पहले तो वो रीजन कम से कम करते जाए, एलिमिनेट करते जाए जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जितने हम कम से कम करते जाए, जितनी हमारे इख्तियार में है, हम सोसाइटी में से वजूहात कम कर दें। जब हमने सारी वजूहात कम कर दी हैं फिर भी अगर कोई कर रहा है तो जारी बात है उसे सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। अब यूरोपियन कंट्रीज में या मॉडर्न कंट्रीज में क्यों हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर उन्होंने उसे बकायदा आला कानूनी दर्जा भी दे दी, लेकिन फिर भी वहां पर चाइल्ड अब्यूज होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पर इस्लामी कवानीन का उनको पता नहीं है, उसका इतलाक उन्होंने किया। हमारे यहाँ इस्लाम में क्या कहा गया है कि 4 साल का जब आपका बच्चा हो जाए तो कोई उनका दूसरा मुंह न चूमे, उनके मुंह पर कोई किस ना करे। अपने बच्चे को मना करें कि किसी और को किस ना करने दें, और दूसरों को भी मना करें कि अगर वो आपके बच्चे को 4 साल की उम्र के बाद अगर किस करे तो उसे मना करिए, गलत बात है। अच्छा ठीक है, आप नहीं एक्चुअली जो यूरोपियंस हैं भी, अब ब्रिटिश हैं, मतलब मैं तो बहुत ट्रैवल करती हूँ, वो तो इतने पर्टिकुलर होते हैं कि अगर उनका बच्चा गिर गया है ना तो आपको पूछना पड़ता है, कहना डू यू वांट मी टू हेल्प। तस्वीर का उधर लॉ है, अगर आप अपने बच्चे के स्कूल गए हैं, मेरा बच्चा जैसे सुलेमान है, आपको पता है मैं उसके फ्रेंड की तस्वीर उसकी माँ के बगैर नहीं खींच सकती, और अगर मैं खींच लेती हूँ तो मुझे जेल होगी अगर मैं पब्लिकली उसको व्यू करूंगी। वहाँ पे तो एग्जैक्टली वहाँ पे तो वो हाथ नहीं लगाने देते अपने बच्चों को। तो फिर कहीं ना कहीं बात तो आती है ना कि आप अगेन ज़हनी बीमारी आपने जिक्र किया, कहीं हद तक बात ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सी हैं। एक हद तक तो अपने बच्चे को हाथ वो नहीं लगाने देते, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बाद में पूछते भी नहीं है, सारे बच्चे हाथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एतराज करना चाहे किसी बात पर तो बहुत सारे एतराज़ात उठते हैं। अगर वो आपने 8 साल के, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ज़हनी बीमार लोग, जी ज़हनी बीमार लोग होते हैं, इनकी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको वो हल करने के काबिल नहीं होते, उनकी इखलाकी तरबियत नहीं की जाती और उनकी ज़हनी तरबियत नहीं की जाती। मसलन एक इंसान है, वो अगर उसका अपना एक लिबास नहीं है तो वो किसी और का लिबास चोरी करके पहन लेगा, ये क्या मसला है? ये ज़हनी मसला है। इसी तरह से जब हम औलाद की तरबियत सही तरह से नहीं की हुई, माशरे में लोगों की सही तरह से तरबियत नहीं हुई, उनको जहन को अपने को कंट्रोल करना, अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करने का अगर फ़न उन्हें नहीं सिखाया गया तो वो अपने जहन का गलत इस्तेमाल करेंगे। सही हो क्या। इस बारे में और भी राय लेंगे, अली रिजवान की भी और रमा जी की भी। अगर बात की जाए आपसे, तो कब से सिंगिंग कर रही हैं आप? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ, मतलब अभी स्टार्ट किया है माशाल्लाह से। तो पढ़ती भी हैं? हाँ जी, साथ क्या पढ़ रही हैं आप? FA कर रही हूँ। FA कर रही हैं, और आप क्या कर रही हैं? मैट्रिक। अभी आप तो बहुत छोटी हैं, अभी मैट्रिक कर रही हैं। अरे ज़बरदस्त। तो कैसे लगा कि आपको सिंगर बनना चाहिए? बड़ी आपी ने बताया या अम्मी अब्बा ने बताया? मतलब बचपन से शौक था हमें। अभी भी बचपन में हो? मतलब स्कूल में मतलब जब प्ले नगमे वगैरह, हाँ जी, मिली नगमे, और मतलब जैसे वहाँ पे स्कूल में नात और ये वो, तो उसमें हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करते थे। जबरदस्त। तो वहाँ से फिर शौक सिंगिंग की तरफ। टीचर ने बताया कि आप लोग सिंगर भी बन सकते हैं? नहीं, टीचर ने बिल्कुल नहीं बताया। टीचर ने वैसे मतलब खुद को भी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्ट मतलब, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो बस ये हम हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं साथ। अरे जबरदस्त। बड़ी आपी हमें, बड़ी आपी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी सपोर्ट है, तो उसके अलावा तो अम्मी अब्बा ने कहा हाँ सिंगर बन जाओ, कोई मसला नहीं है। मतलब सब जो सपोर्ट करते हैं तो इसमें मतलब मना नहीं किया गया। मना नहीं। रोमा आप बताइए। यही है कि मतलब स्कूल से हमने स्टार्ट किया था, नात नोहे ये पढ़ते होते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कुछ बेटर होती गई,
तो सिंगिंग की तरफ आगे चलें, ये भी शौक भी था, ये भी पूरा करना चाहिए। साथ स्टडी कर रहे हैं, साथ ये कर रहे हैं, फैमिली की सपोर्ट है, आप ही की सपोर्ट है, जिधर जाना हो शोज़ में या जहाँ भी वो साथ जाती हैं, और ये इस तरह हम लोग अपना शौक भी पूरा करें, साथ स्टडी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें अपना खूबसूरत सा गाना भी सुनाइए। और फिर से यहाँ नाज़रीन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सेहतमंद रहने के लिए योगा करना कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी हम रिजवान से बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज के इशू के बारे में। उसे हम कहेंगे कि हमें तरबियत घर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, जो हमें जिसके बारे में हमें बता रही है रवा आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि आपने कहा डिस्कस करना चाहिए, बच्चे डिस्कस नहीं कर पाते, बहुत सी वजूहात होती है। एक वजह होती है कि उनको लगता है कि अगर बात करेंगे तो ट्रस्ट नहीं करेंगे मेरे पेरेंट्स। जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं विक्टिम्स के साथ काम करती हूँ या मेरी कोई इंटरेक्शन होती है, वो कहती है मैंने अम्मा को बताया था, या लड़का कहता है मैंने भाई को बताया था। पहले तो उसने कहा कि यार रहने दे, ये तो होता है। अच्छा, ये होता है? ये भी कहते हैं। अच्छा। ये भी कहते हैं कि इंटरनलाइज कर लो, ये होता है तो बस बर्दाश्त कर लो, और बस अब उनके पास ना जाना या ये ना करना, अम्मी से बात करना ना करना, अब्बू से बात ना करना, और ये ट्रस्ट ना करना बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक उस केस में ये भी होता है कि पेरेंट्स खुद डिनाइल में होते हैं कि मेरे बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया और मतलब आई वॉजंट देयर, सो डिनाई करते रहते हैं। वही बात है कि वो खुद उसके कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना चाहते कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया मेरे बच्चे के साथ ये ज्यादती है, तो फिर तो बच्चा बड़ा होकर ये कहेगा कि आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, आपको तो मैंने बताया था। उसे मैं बार बार कहती हूँ, मेरा जो बेटा है माशाल्लाह 5 साल का है जी, मैं इस टॉपिक से ज़रा हट के बात करती हूँ। अब वो स्कूल से आता है और अगर वो यूजुअल जो उसका एक मिजाज है या बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं कर रहा ना, तो मुझे पता है कि कुछ आज हुआ है स्कूल में, शायद उसके मार्क्स कम आए हैं या उसको उसके पेट में दर्द है। हाँ, ये पेरेंट्स जो है ये साइंस पिक कर लेते हैं। आप पेरेंट्स की बच्चों की बात करिए, मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे मतलब एडल्ट्स के साथ ही होता है और वो बात नहीं कर पाते। सो बिकॉज वही कि सोसाइटी क्या कहेगी, अगर हमने ये बात कर दी तो हमारी फिर जगह क्या रहेगी, ये क्योंकि हमने अपने आप को खुद इतना मजबूत नहीं किया होता। सोशली और फाइनेंशियली हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। वहीं पे जो आपने तालीम की बात की, मुझे इतना अच्छा लगा जब आपने अपने अब्बा की बात की आज कि मुझे था मैं ये कर लूँगी, बट माई फादर पुश्ड मी। व्हाट अमेजिंग स्टोरी। सो आप आज इंडिपेंडेंट हो। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहती कि अपने बच्चे को अग्रेसिव कर लें, नेगेटिव कर लें, या कोई फेमिनिज्म पे बात करें और मतलब वही एक जो नैरेटिव है वो हार्ड लाइन है, वो नहीं। देखिए, आपको ये नहीं पता कि शादी होगी कि नहीं, पहली बात, शादी होगी तो वो चलेगी कि नहीं ये भी नहीं पता, फिर आपके जो दोनों पार्टनर्स हैं वो सलामत रहेंगे कि नहीं। सो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका बिल्कुल पता नहीं। उम्मीद बिल्कुल पॉजिटिविटी के रखनी चाहिए, मगर अपने बच्चे को पूरी तरह मजबूत तो करें, बिल्कुल उसको तालीम तो दें। अगर आपको लगता है कि तालीम एक हद तक आप नहीं दे सकते तो कोई स्किल दे दें, कोई हुनर दे दें उनके हाथ में। खुद मुख्तारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्यों लोग चुप हो जाते हैं, बिकॉज वो खुद मुख्तार नहीं है। हम इसीलिए चुप होते हैं ना कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, उन्होंने हमें कॉलेज जाकर छोड़ना है, उन्होंने हमने ये करना है, उधर से हमारे लिए ये आना है, उधर से वो आना है। मगर जब आप डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हो, तो थॉट में भी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ें ये भी होती है, कुछ बच्चे वो वाले भी विक्टिम होते हैं जिनके घरों में दोस्तियां नहीं होती। एक तो ये जैसे कि आपने जिक्र किया डिस्कस नहीं करते। कुछ ये होते हैं जैसे अब्बा से नहीं है, अब्बा छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डांट देते हैं। हाँ, मोहब्बत नहीं मिलती। तो फिर जब वो ये चीज़ें हो रही होती हैं तो वो कहते हैं कि बेटर है उनसे, जो घर में हो रहा है उससे बेटर है, तो वो बच्चे भी चुप हो जाते हैं। ये तो बहुत एनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है। जब आप किसी भी अब्यूज़ के बच्चों से बात करेंगे या इवन लोगों से, तो ये जो अब्यूज़ करते हैं ना, उनके पास बड़े ट्रिक्स होते हैं। कैंडी दे देंगे, टॉफ़ी दे देंगे, हर दफ़ा जाएंगे तो गोद में उठा के कुछ खरीद, कहेंगे आओ मैं तुम्हें खरीद के दे देता हूँ, ये जूस लेके देता हूँ। शुरू आप काइंडनेस से ही होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है।
अगर किसी एडल्ट के साथ होगा तो भी शुरू में काइंडनेस से शुरू होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कहेंगे अच्छा तुम्हें, मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत है, देखो ना उसने तुम्हें ये कहा। बिल्कुल आपकी बात बच्चे सही है। ट्रस्ट भी करते हैं क्योंकि आपको प्यार मिल रहा होता है ना उनसे, उनसे दोस्ती होती है आपकी पहले। मगर आपको ये भी याद होगा कि मतलब मुझे याद है मेरी मदर हमेशा कहती थी कि किसी स्ट्रेंजर से, किसी से बेटे कुछ नहीं लेना, आपको कुछ चीज चाहिए आप मुझसे मांगो, बिकॉज ताकि वो जाहिर है वही बात है कि आपको जब कुछ चाहिए होता है तो फिर वो आपको बंदा, आपको समझ में नहीं आती मैंने इसको बुरा कहना है या अच्छा कहना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे कि आपने जिक्र किया पहले दोस्ती की जाती है मोहब्बत से, ताकि वो बच्चा समझ ही ना पाए कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो डिस्कस ही नहीं करेंगे। एक ये भी वजह है। और रिजवान अगर आपसे बात की जाए योगा की, जैसे कि आपने कहा बहुत सी बीमारियां, बल्कि बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जिनका इलाज योगा में ही है, जिसमें ज़हनी बीमारियां भी हैं। हम लोग फिजिकली अगर हम बीमार होते हैं, हमारे हाथ पे कट लग जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमें ज़हनी बीमारी है तो हम जाना ही नहीं चाहते। हम लोग समझ लेते हैं कि लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आपको अगर आपके जिस्म पे कुछ लग जाता है या कोई चोट लग जाती है या कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके लिए भी आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए। ये भी बीमारियों में से एक बीमारी है जिसे ज़हनी बीमारी कहा जाता है और बहुत से लोग इसमें आजकल मुब्तला हैं। रिजवान आप बता रहे थे कि योगा में भी है, इसका ट्रीटमेंट है एक तरह का, तो कैसे किया जा सकता है? जो बिल्कुल अभी स्टार्ट में लोग हैं, जो अभी थोड़ा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, उन्हें कैसे योगा में ला के हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, जिनको हम जिस्मानी बीमारियां कहते हैं जी, वो माशरे में ज़रा कम है। अच्छा, जिस्मानी कम है, जिस्मानी बीमारियां कम है, ज़हनी बीमारियां बहुत बड़ी ज़्यादा जबरदस्त हैं। बात की आपने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अलमिया ये है कि जिस्मानी बीमारियों का इलाज करने के लिए तरीक़ेकार ज़्यादा दरियाफ्त किए गए हैं। ज़हनी बीमारियों का इलाज करने के लिए बिल्कुल कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया। आप देख लें, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा कि जो ज़हनी बीमारियों को डील करता हो। बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि जहन को नहीं समझा गया माशरे में कि हमारा जहन है क्या, ये कर क्या सकता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें 90% रोल हमारे माइंड का ही होता है। एक इंसान के साथ फिनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली या सोशली जो कुछ भी हो रहा है उसमें 90% रोल उसके अपने माइंड का है, 10% रोल उसके इन्वायरमेंट का है। जी, इन्वायरमेंट सिर्फ 10% रोल प्ले करता है किसी इंसान की जहनी बीमारी में, ठीक है, या उसकी जो भी सोशल इश्यूज हैं, ठीक है। बाकी 90% उसके अपने जहन की इख्तरा है। जहन भी एक इस तरह से एक गाड़ी की तरह समझ लें, बिल्कुल, कि जिस तरह से हम दुनिया में आते हैं और आके गाड़ी खरीदते हैं, फिर उस गाड़ी को पहले चलाने के लिए हमें किसी जगह पर जाके ट्रेनिंग लेनी होती है, फिर उस गाड़ी को चलाने के काबिल होते हैं। जहन इस कायनात की सबसे बड़ी और सबसे खुफिया मशीन है, जिसका कोई पुर्जा आपको नजर नहीं आ रहा, जिसकी कोई भी गियर आपको नजर नहीं आ रहा, सारी चीज छुपी हुई है। इसकी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी में जहन की ट्रेनिंग के मुतालिक तो खैर कोई इदारा नहीं है। जहन के ऊपर बात करने के लिए भी कोई चैप्टर हमारे माशरे में मौजूद नहीं है, किसी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर मौजूद नहीं है। तो बात फिर वही आ जाती है कि हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते कि हमें मसले क्या है। पर अगर किसी कोई अपना मसला डिस्कस करना भी चाहे किसी के साथ कि मुझे कोई जहनी मसला है, तो फौरन ये समझ ले कि लोग मुझे पागल कहेंगे, मुझे समझेंगे तुम्हारा कोई दिमागी मसला है। तो ये एक इज्जत नफ्स का मामला यहाँ पर आ जाता है, उस वजह से हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। ये भी कहते हैं कि ये पागल हो गया, अजीब अजीब बातें कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता भाई, ठीक हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, कहाँ पे हो, मतलब बहुत सी वजूहात हैं। हमारे माशरे से ये स्टार्ट होती है और हम लोग ही कर रहे होते हैं। हम सब मिलके ही दूसरों को नफ्सियाती मरीज भी बनाते हैं और फिर बाद में बात करते हैं कि वो पागल हो जाए। जी ऐसे। तो पहले जब हम योगा से पहले वाली जिंदगी में और योगा से बाद वाली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क देखा गया लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज में। जी, यानी वो लोग जो पहले नफ्सियाती तौर पे डिप्रेस थे, टेंस थे, खौफ था या किसी भी किस्म का उनको इंस्टेबिलिटी थी, इनसिक्योरिटी थी, ये जितनी जहनी बीमारियां, गुस्सा किसी को आता है, तो योगा के अंदर एक कंप्लीट पैकेज होता है कि इंसान की जो बीमारियां उसे अभी मौजूद है उनका भी इलाज किया जाए, और जो मुस्तकबिल में उसे आ भी सकती हैं पहले से उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए कि आपको इन मसाइल का सामना दुनिया में करना पड़ सकता है और इन तरह के मसाइल से आपको डील करने के लिए ये टेक्निक्स हैं। आपने अपना माइंड सेट इस तरह का बनाना है, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से कोई कंप्यूटर लेते हैं तो उस कंप्यूटर में अपनी मर्जी के प्रोग्राम इंस्टॉल करवा लेते हैं। अगर किसी ने एडोब फोटोशॉप करना है, किसी ने म्यूजिक सुनना है, किसी ने कुछ करना है, तो उसके अंदर उस तरह का प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह से हर ब्रेन के अंदर उससे रिलेटेड जो उसके मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस मुआशरे से मुताबिकत पैदा करने के लिए जहन में उस तरह की प्रोग्रामिंग्स को इंस्टॉल करना होता है। बिल्कुल, ठीक है। एक इंसान है, उसका अगर पैदाइशी तौर पर पता चले कि बहुत गुस्से वाला है तो वहीं पर ही उसकी तरबियत होनी चाहिए और योगा उसकी मुकम्मल तरबियत कर सकता है नफ्सियाती तौर पर।
इसी तरह से अगर किसी को खौफ है, डर है, या उसके माजी में बहुत ज्यादा सख्त हालात रह चुके हैं, उसकी शख्सियत पर उसके असरात नजर आएंगे। आपको बहुत सारे लोगों के चेहरों से पता चल जाएगा कि ये नफसियाती मरीज है। बिल्कुल ऐसा आप है। किसी इंसान के चेहरे पर खौफ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा खौफ बना हुआ है, ये खौफ निकला नहीं और वो सारा का सारा चेहरे पर अया हो गया। इसीलिए कहते हैं कि चेहरा इंसान का आईना है, आईना चेहरा देख के उसके अंदर की सारे हालात का पता चल सकता है। बिल्कुल ऐसा इस तरह से कोई बहुत ज्यादा गुस्से में रहा है और उसका गुस्सा कभी निकला नहीं है बाहर, तो उसके चेहरे से सारा का सारा गुस्सा अया हो जाएगा। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गमगीन है तो चेहरे से देख के पता चल जाता है ये गमगीन है। ऐसी वजूहात क्यों है कि वो गम उसके अंदर ही अंदर खाई जा रहा है उसे, और उसके पूरे के पूरे वजूद पर हावी है, उसके मामलात पर, उसकी जिंदगी की प्लानिंग्स पर, उसके रिश्तों के ऊपर, उसके समाज और तमाम तरह के रवैयों के ऊपर उसका असरात होते हैं। तो योगा जब हम करते हैं तो इसमें योगा में पोस्चर्स करके, मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग करके, फिर हेल्दी डाइट करके, फिर जानना योगा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नफसियाती बीमारियों का इलाज किया जाता है। अच्छा, जैसे आगे आपने बताया कि आप लोग एक्सरसाइज करवा के इनको ठीक कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नफसियाती मरीज हैं तो आपको योगा करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी टेंशन होती है, अगर मैं काम कर रही हूँ मुझे भी टेंशन नहीं होगी तो मुझे भी योगा करना चाहिए। नहीं, देखिए एक बात को समझे कि जहन इतनी खतरनाक और मुफीद चीज भी बहुत है, और अगर इसका कंट्रोल हमारे पास ना हो तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। ये जहन देखे मुझे तबाह कर सकता है, और अगर मैं अपने जहन को सही तरह से इस्तेमाल ना कर सकूं तो इस स्टूडियो में बैठे हुए तमाम अफराद को, मेरे जहन इन सबको भी तबाह कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हत्ता इस बिल्डिंग को, इस शहर को, इस मुल्क को, ये जहन इस दुनिया को भी तबाह कर सकता है। बड़ी जबरदस्त बात ये इतनी है। खतरनाक चीज है, और इस जहन का विक्टिम हर इंसान है। सिर्फ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो सिर्फ उनके साथ ही नहीं, हत्ता कि अगर मैं जहन का माहिर हूँ, बहुत माहिरीन नफ्सियात खुद जहन के विक्टिम होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैं एक योगी हूँ तो इस जहन के विक्टिमाइज होने से मैं भी नहीं बचा हुआ। ये मेरे ऊपर भी अटैक करता है, मेरे ऊपर भी हमला करता है, मुझे भी डील करता है, मुझे भी विक्टिमाइज करता है। आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। इसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि ये जो दरिंदा है हमारा जहन, इसको हमने कंट्रोल में कैसे रखना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है मुफीद काम के लिए। बिल्कुल एक तलवार वाला मामला है कि उस तलवार से आप इंसानों को काटते हैं या सब्जियां काटते हैं। ये जहन भी एक बड़ा मुफीद टूल है। आप इसको इंसानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं या इससे इंसानों की तबाही का सामान लेते हैं, दोनों काम इससे मिल सकते हैं। और अगर कोई इंसान योगा करे और वो सही मानों में योगा की टेक्निक्स को सीखे, उसकी आइडियोलॉजी को समझे, उसकी फिलोसफी को समझे, तो वो इंसान अपने जहन को बड़ा पुरसुकून कर सकता है। अच्छा रिजवान, जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज होती है, आप लोग कैसे ट्रेन कर रहे होते हैं, इसके अलावा क्या कोई सेशन भी चल रहा होता है बातें करने से? जैसे आप मुझे ट्रेन करें, मुझे बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, कोई एक चीज नहीं है इसमें। इसमें देखें योगा के पोस्चर्स भी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, मेडिटेशन भी हैं और प्रोग्रामिंग्स भी हैं। अच्छा। बातें, ये जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ या जो आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? आप जो हमारे साथ बातें कर रही हैं, ये हमारे साथ बातें कर रही हैं, वो हमारे साथ बातें, एक दूसरे के साथ बातें, एक दूसरे की प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पर। हम यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और हमारी जिंदगी फिर उस तरह की गुजरेगी। बिल्कुल इसी तरह से आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं उससे जो चीज एक्सेप्ट कर लूंगा वो मेरे माइंड का हिस्सा बन जाएगा और मेरी जिंदगी उस तरह की चलेगी। तो योगा में बैठ के कन्वर्सेशन भी की जाती है, लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, बाकायदा प्रोग्रामिंग नई इंस्टॉल की जाती है इंसानों के जहन में। पुरानी प्रोग्रामिंग्स को डिलीट करके जो वायरस आया होता है, वायरस ज्यादा माइंड को बिल्कुल, उसके अंदर एंटीवायरस भी रखे जाते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस आ जाता है तो उसके अंदर पहले एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं कि अगर कोई वायरस आए तो ये फौरन से डिलीट कर दें। तो इस तरह के बहुत सारे एंटीवायरस भी हैं जो योगा के जरिए से इंसानों के ज़हनों में। अच्छा रिजवान, एक मैं अपना सवाल करना चाहूंगी खुद से। जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमें पता चल जाता है कि उसके चेहरे से पता चलना शुरू हो जाता है कि ये कितना खुश है कितना नहीं, तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट होते हैं या सिर्फ कन्वर्सेशन से आइडिया हो जाता है? बहुत सारी डॉक्टर पहले टेस्ट करवाता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपकी गुफ्तगू से पता चल जाता है, आपकी वॉइस ऑफ टोन से पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, ड्रेसिंग से पता चल जाता है, हत्ता कि हेयर स्टाइल से पता चल जाता है, फिर फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। ठीक है, बातें करते करते इंसान की वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि इसके साथ क्या क्या मसाले, लेकिन उसके लिए बड़ी दकीक महारत की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब मैं चेहरों से पढ़ के नहीं बता सकता हूँ सबने मेकअप किया हुआ है मुझे चेहरे से वाले नजर ही नहीं। मतलब योगा करने के लिए अगर आपने जाना है तो मेकअप मत करके जाइएगा क्योंकि मेकअप से पता नहीं चलता। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि एक जहन तबाह भी कर सकता है और जिंदगियां बना भी सकता है। जैसे कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आपका भी एक जहन है, आप जहनी तौर पे तैयार हैं कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को कैसे अवेयरनेस देनी है। अगर बात की जाए, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात किया गुड टच बैड टच, हम ये वर्ड बड़ा सुन रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी। क्या हम बात करना शुरू हो गए हैं अपने बच्चों से इस बारे में या अभी सिर्फ हम आपस में ही बात कर रहे हैं? अगर अब भी नहीं कर रहे
तो आई एम सॉरी, मैं एक बहुत तल्ख बात करूंगी, आपको पेरेंट्स होने का हक नहीं है अगर आप भी नहीं कर रहे हैं। जितना मुआशरा तबाह हो चुका है, अगर अभी भी वालिदैन को इस बात करने की फुर्सत नहीं आई तो फिर आप पेरेंट्स के बनने के हकदार नहीं है। दूसरी बात, इनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद है, इन्होंने कहा कि अपने आप से भी आप जंग लड़ते हो ना। बिल्कुल ये बात सही है। मतलब क्यों नहीं दिल करता है कि चलो आज मैं छोटी गाड़ी में बैठी हूँ, वो बड़ी गाड़ी जा रही है, छीनूं चाबी, वो बड़े घर में, सबका दिल करता है जो आपकी दस्तरस से बाहर हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि अब्यूज के मामले में हर जगह आपके अंदर 100 थॉट्स आ रहे होते हैं, फिर दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के 100 थॉट्स आते हैं कि नहीं देखो मैं उसको थोड़ा ऐसे उसकी बेइज्जती कर सकती हूँ, मैं उसको ऐसे इंसल्ट कर सकती हूँ। जैसे इन्होंने कहा सोसाइटी रिग्रेस कर रही है, टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है। मैं इस सारी चीज के बारे में बहुत सख्त ओपिनियन रखती हूँ। मैं तो समझती हूँ, एक तो मैं शायद ये अल्फाज एक मॉर्निंग शो में नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे अगर 5 मिनट के लिए भी इक़्तिदार मिले सबको हैंग करवाऊं पब्लिकली। पता नहीं मेरी अपनी, ये इनका अपना ओपिनियन होगा, आपका अपना। मैंने तो नोट किया है कि जैसे हम स्कूल में थे, कोई शरारत मिलती थी फौरन पनिशमेंट मिलती थी। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स को देख के यार नहीं उसको बाहर खड़ा किया था, और तब तो मारा भी जाता था। हम छोटे थे कि उसको फुटरूला पड़ा था तो मैडम ने बाहर खड़ा कर दिया था, अब ये हमने नहीं करना, ठीक है। तो डिटर करता है आपको। जब ऐसे लोग छूट जाएंगे, उनकी बेल हो जाएगी, वो फिर उसी गांव में जाएंगे, वो कहेंगे इसको कुछ नहीं हुआ, हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि ये इस वजह से भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीजों की तरफ, ज्यादा सजा ही नहीं है एक चीज की। लेकिन एक केस हुआ उनको पनिश भी किया गया, अगर जिक्र किया जाए। ये जो बात अभी आपने की है ना कि पनिश भी किया गया, यहाँ पर एक एलिमेंट है। आप जब चाहेंगे ना कि सबको हैंग करें, उनको सजा दी जाए, बहुत सारे लोग आ जाएंगे कहेंगे हम तो पहले ही मरने के लिए तैयार बैठे हैं, मारा जीना भी लोग चाहते हैं। इन लोगों को पहले जीने का फन सिखाना चाहिए। वो एक शायर का बड़ा प्यारा शेर है कि मौत से किसको मुफर है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मरने के लिए सारे तैयार है, जीने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनको जब जीने का फन सिखाया जाएगा फिर ये बाकी मसाइल से जान छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे। अभी सारे फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं उन मसाइल में, उन परेशानियों में, जिससे वो खुद अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर मैं जाके कहूँ ना कि आप लोगों को मर जाना चाहिए, वो भी कहेंगे हम यही दुआ कर रहे हैं कि हमें मारी जाना चाहिए। ऐसा कहते, मगर यहाँ पे रेप की बात हो रही है, यहाँ पे मर्डर की बात हो रही है। रिजवान भी यही बात करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट यहाँ तक आने ही ना दें। और मैं बिल्कुल मेरा ख्याल है इनकी बात से मुत्तफिक इस तरह हूँ कि मैंने अपने आप में क्या चेंज लाया है। पहले ना मुझे लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है गाना सुनने का, पोइट्री करने का, नहीं दोस्तों को मिलना है, अम्मा के घर जाने, नहीं अभी टाइम नहीं है, कल कर लेंगे। बिल्कुल यही चीज तो है जो आपको पॉजिटिव रखेगी। छोटी छोटी जो आपकी खुशियां हैं, जो दुनियावी खुशियां हैं ना कि आपने कोई चीज खरीद ली या ये कर लिया या वो कर लिया या वो अचीवमेंट है, वो खुशी थोड़ी देर के लिए होगी और फिर आप कुछ और क्रेव करेंगे। बिल्कुल। मगर जो रिश्तों की तरफ से खुशी होती है या छोटी छोटी खुशियां होती है अपनी हॉबीज की वजह से, वो लॉन्ग टर्म उनका आपकी सेहत पे इफेक्ट बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अगेन मतलब वही मैं कहूंगी कि मेरी बहुत तल्ख ओपिनियन है इसके बारे में, ठीक है। बिकॉज मैंने देखा है एक खातून थी जिनको उनके ब्लड रिलेशन थी नहीं पर कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने अब्यूज किया, उनकी बाद में शादी हो गई एंड उन्होंने तकरीबन अपनी जिंदगी में 5 दफा खुदकुशी करने की कोशिश की, बिकॉज वो इतना था। फिर उनकी शादी, उनके बच्चे हुए तो उनको मतलब वो सारी उम्र के लिए उनकी ट्रैजेक्टरी खराब हो गई। फिर उनको 10 साल उनका, जैसे इन्होंने कहा, साइकोलॉजिकल इलाज हुआ जी। और उसके बाद थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हुई। सो जब आप ये सोचते हो ना कि एक इसके साथ छोटा सा वाकया हुआ है, अब बस जिंदगी गुजर जाएगी, भूल जाएगा या भूल जाएगी, ये नहीं होता। कह दिया जाता है कि शादी करते काफी चीजें मैनेज हो जाएंगी, नहीं होती, ज्यादा खराब हो जाती है। हुआ इस तरह से कि एक बच्ची थी 7 साल की, तो उसके साथ इस तरह से अब्यूज हुआ कि वो मेरे पास केस आया, वो उस वक्त मास्टर्स में थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी। मेरे पास उस वक्त वो केस आया कि 7 साल से अब तक उसके जहन में वही खौफ चल रहा है, वो निकला ही नहीं, वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती क्योंकि मोहल्ले में किसी एक आदमी ने उसे अब्यूज किया था, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम उसके साथ बनी है। उस वक्त तो वो बच्ची थी, उसको बर्दाश्त करती थी, लेकिन जैसे ही बाइख्तियार हुई और वो खुद से कुछ काम करने लगी तो उसने सोचा कि मैंने इसे बदला लेना है, मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। अब वो उस लेवल पर आके जब वो थोड़ी सी बाइख्तियार थी तो वो चाह रही थी कि जिसने ये मुझे जिंदगी में इतना बड़ा सदमा दिया है मैं इसे खत्म करूंगी, उसे कत्ल करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ तक वो मामला था। और दूसरा, उसके घर वाले जब उसकी शादी करना चाहते तो वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे जहन में वही सीन बार बार चलता है कि जो अब्यूज में पहले हुई वो अब्यूज मुझे अभी भी कोई करेगा शादी के बाद भी।
तो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इशू वो बहुत बना हुआ long उसके term साथ होता है, ना। बिल्कुल आप सही ये फिर कह रहे हैं। बुढ़ापे तक नहीं जान छोड़ता, जब बेशक। तक इंसान के ऊपर फिर उसके जज्बात हावी होते हैं उस वक्त तक ये मसला उसके साथ बना रहता है। और फिर वो माँ बन रही है ना, हाँ, माँ फिर उसने बनेगी तो माँ क्या? बनना है, फिर उसके जो फेयर्स हैं वो अपने बच्चे बच्चे के ऊपर translate ट्रांसफर करे। हो जाएंगे सारे। बिल्कुल। बच्चा चाहे अल्लाह ना करे कोई भी बच्चा इससे गुजरे, मगर माँ अपने फेयर्स ट्रांसफर कर चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप एक कैंपेन चला रही है बेटी के नाम से, जी। बड़ा खूबसूरत सा नाम रखा है बेटी, बड़ी अट्रैक्शन होती है, एक जहाँ स्माइल आती है बेटी का नाम सुन क्योंकि के आज के सबकी माशरे बेटियां में। सबकी सांझी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी जबरदस्त बात की है। स्माइल आती है, वहीं पे पेरेंट्स डर भी जाते हैं बेटी का जिक्र सुन के कि क्या होगा, कैसे सरवाइव करेगी, शादी के बाद वाली लाइफ कैसी होगी, आज के माशरे में जो चल रहा है, क्या मेरी बेटी होनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स कहते थे, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि मेरी बेटी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपने एक खूबसूरत नाम रखा बेटी। और ये कैंपेन चलाई, कब से चला रही हैं और क्या कर रही हैं, बेटी के लिए क्या कर रही हैं आप? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। बेटी मैंने इसलिए शुरू की कि मुझे लगा कि मेरे बारे में जो फैसले किए जाते हैं उनमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। सो जो लॉ और ये स्टेट का भी कसूर नहीं है, ये फिर पेरेंट्स का है। लॉज पास होते हैं उसमें जो, या बोर्ड रूम्स में आप देखते हो, खवातीन तो है नहीं, मगर वो आपके लिए बारे में ही प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं, आपके बारे में ही लॉज पास हो रहे हैं, आप क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 51% है या 50% है, आधी तो है ना। दूसरा, मेरा ताल्लुक चीचावतनी से था, हम 3 बहनें थी, हमारा भाई नहीं था, तो मुझे तो मेरा ख्याल है मैं बहुत तेज़ थी, बहुत जल्दी बोलना शुरू की, चलना। तो मुझे बिल्कुल याद है कि हर मौके पे मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे थे, मगर बाकी इन्वायरमेंट ने कसर नहीं छोड़ी बताने के लिए। और वो देखो दोनों कर रही हैं। बिल्कुल वो एग्री कर रही हैं आपकी बात से। मुझे पता है ना, मतलब अच्छा तुमने तो वैसे ही चले जाना है, तुम बस ये है कि BA करो और फिर तुम्हारी शादी है, मतलब एवरीबडी। एंड देन तरस खाते हैं आप पे, भाई नहीं हुआ, और उसके बाद बेचारियों का तो बेचारी भाई नहीं है। सो मैं तो बिल्कुल टॉम बॉय थी, मैं तो भूल गई थी कि मैं लड़की हूँ, बिकॉज छोटे इलाके में थे तो लड़की तो बाहर जा ही नहीं सकती। सो मैं लड़कों की तरह ड्रेसअप होती थी और बाल मैंने छोटे छोटे करवा लिए थे कि सारे समझे मैं लड़का हूँ, ताकि मैं बाहर निकल सकूं, खेल सकूं, साइकिल चला सकूं, बाग में जा सकूं। ऑब्वियसली छोटा, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मीडिया में जब आई तो ये है, मीडिया दोनों को, जेंडर्स को सपोर्ट करता है, हर तरह के लोग आपको कैमरे के पीछे भी नजर आते हैं, आगे भी आते हैं, मगर फिर जिस तरह का कंटेंट बन रहा था वही बन रहा था जो उसी सोच को दोबारा हैमर इन कर रहा था। और वो चीजें हाँ जी रिपीट हो रही थी, कंडीशनिंग रिपीट हो रही थी। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मुझे लगता है कई दफा ज्यादती मर्द हजरात की तरफ से होती है, औरतें भी उसी प्रोसेस में शामिल होती हैं। औरतें एक दूसरे को इनसिक्योर भी करती हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं देती। एंड देन मेरी जब शादी हुई तो मेरा बेबी नहीं हुआ तकरीबन 9 साल। और तब मुझे अक्सर लोग कहते थे कि हाय अब तो हम दुआ करते हैं काश तुम्हारी बेटी हो जाए। सो बेटी का इतना कम स्टेटस था, ये चीज़ें मुझे बहुत हिट करती रही, तो मुझे बस हुआ, मैंने कहा मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आर्टिकुलेट हूँ, मतलब जो भी एक स्टीरियोटिपिकल टर्म होती है एम्पावर्ड की, वो भी हूँ, मगर मेरी बहनें भी हैं और मेरी माएँ भी हैं जिनको अभी तक वो स्टेटस नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में नहीं मिल रहा, इक्वल पे अब तक नहीं है। ठीक है मीडिया में होगी, मगर इतनी जगह हम काम करते हैं तो आदमी जल्दी CEO बन जाते हैं, औरत को 5-6 टाइम्स ज़्यादा काम करना पड़ता है CEO बनने के लिए। और अभी भी मेरा ख्याल है पेप्सी की, शायद, सॉरी आई एम सेइंग द नेम ऑफ अ ब्रांड, बट बहुत हैंडफुल हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको विमेन हेड कर रही हैं, और इसलिए कर रही हैं कि ज़ाहिर है उनके अपने मसाइल होते हैं, माँ बाप उनको होल्ड बैक कर लेते हैं, नहीं हमारा दिल है कि तुम सेटल हो जाओ, चलो अपना करियर भी देखो। सो ऑब्वियसली आप भी उनको रोक रहे हैं, वो खुद भी फिर जैसे इन्होंने कहा हम खुद अपने आप को रोकते हैं। बिल्कुल वो क्या है कि अपनी राह में सबसे मुश्किल जो मरहला है वो खुद को समझाना है, मतलब हमें खुद लगता है हम नहीं कर सकते, अपने आप को इनसिक्योर कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टेटस है ना बच्चियों का चेंज करने का और बहनों का, इसके लिए मैंने ये कैंपेन शुरू की। और ये भी एक बड़ा अजीब सा है कि लोग फौरन आपको ना एक टारगेट करना शुरू कर देते हैं, वो ये मैन हेटर है, ये वो भाई क्यों, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरे अब्बा है, वो भी तो मर्द है आगे। बिल्कुल। सो ये बिल्कुल नहीं है, मगर हाँ ऐसे, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है, मैंने छोटे इलाकों में भी काम किया है। हम इधर जब शहरों में बैठे होते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊबर ली, करीम ली, वहाँ चले गए, फ्रेंड्स को मिल लिया, ये जॉब कर ली,
मैं सबको बार बार कहती हूँ, एक दिन निकालें, 2 घंटे दूर लाहौर से बाहर निकलें, गाँव में जाएं, देखें। सारा बेचारे सारा दिन खेतों में भी रहती हैं, घर आके खाना भी बनाती हैं और ताने भी सुनती हैं। अच्छा, फिर वो जब खुद उस रोल में आती हैं, फिर वो ताने देती हैं अगली को। मतलब ये भी एक है कि खुद इतनी तकलीफ सही होगी, पर वो फिर वही तकलीफ अगले पे प्रोजेक्ट भी करेंगी। सो स्टेटस जो देना है, दिलाना है बेटियों को, वो मैंने औरतों को भी कंडीशन करना है और मर्दों को भी करना है, दोनों को करना है। इसमें एक बड़ी जरूरी चीज है कि अगर खवातीन, क्योंकि ये मर्दों का मुआशरा है, खवातीन का मुआशरा नहीं है, अगर खवातीन को बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाया हुआ है और घर में बंद रखा गया है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है भी है, लेकिन अगर खवातीन हमारे मुआशरे में ये समझते हैं कि खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है और मर्द ज्यादती करते हैं, तो खवातीन को बहसियत माँ अपने बेटों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बात की, और ये बड़ा जरूरी है। फिर बात शुरू हो जाती है घर से कि हर चीज को हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए। हम वेट नहीं करें कि जब कोई वाकया हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है माशरे में, मर्द हजरात ज्यादती कर रहे हैं, या किसी चीज को भी लेके, किसी भी डिपार्टमेंट को लेके, तो आप अपने बेटे की तरबियत ऐसी कीजिए कि उसे पता होना चाहिए कि एक खवातीन से बात कैसे करनी है और कैसे सरवाइव करना है माशरे में, कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम्स को। तो फिर बात वहीं पे आ जाती है पेरेंट्स की। तो मेरा ख्याल है पहले पेरेंट्स की ट्रेनिंग होना बड़ा जरूरी है, उन्हें बताना बड़ा जरूरी है कि भाई आपकी जिम्मेदारियां क्या है। शादी हो जाना जरूरी नहीं है, शादी के बाद वाली जिम्मेदारियां भी समझना बड़ा जरूरी है। अगर योगा की बात की जाए तो योगा का बड़ा एक लिंक होता है डाइट के साथ। आप लोग सोच समझ के खाते हैं, कम कम खाते हैं या सोच समझ के खाते हैं और ज्यादा खाते हैं, और क्या खाते हैं, खाना क्या जरूरी है? हम इंतहाई सोच समझ के खाते हैं, और अब उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि यूज्ड टू हो गए हैं जी। जैसे एक इंसान है, पहले गाड़ी चलानी होती है, वो सीख रहा होता है, तो शुरू में तो उसे पता नहीं चलता ब्रेक कहाँ लगानी है, गियर कहाँ देना है, साइड मिरर कैसे यूज करने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चल जाता है। वो बातें करता हुआ, फोन सुनता हुआ भी अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लेता है। अब हमारी जिंदगी में भी इसी तरह से ही है, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को मुशक्कत करनी पड़ती कि ये कैसे छोड़े, वो कैसे छोड़े, ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता, लेकिन अल्लाह के शुक्र से हमारी जिंदगी इस तरह से मेंटेन हो जाती है कि हमने नहीं खाना, हमारा वजूद उसको तस्लीम ही नहीं करता खाने के लिए। मतलब जो चीज़ खाने वाली नहीं है, जो अनहेल्दी है, अनहेल्दी डाइट हमारा वजूद मांगता ही नहीं है, हमारा जहन उसको तस्लीम नहीं करता। क्यों? कि हमने जहन में ये प्रोग्रामिंग नहीं बनाई हुई कि जो भी मजेदार है वो खा लो। हमने जहन में ये प्रोग्रामिंग बनाई, एक योगी ने अपने जहन में ये प्रोग्रामिंग बनाई होती है कि जो भी हेल्दी है सिर्फ वो खाना है, वो चाहे मजेदार है या नहीं है, वो कच्चा है या पक्का है, वो बदमजा भी है, अगर वो सेहतमंद है तो वो खा ले, दवाई की तरह खा ले। क्यों? कि जो हम मजेदार चीज खा लेंगे, मजा तो सिर्फ 3 इंच का है हमारे हलक में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम 5 फुट गए, 6 फुट गए, तो अगर 3 इंच का मजा ले लिया तो ये 3 इंच का मजा बाद में 6 फुट के लिए अजाब बन जाएगा। तो बेहतर ये कि 3 इंच का मजा छोड़ के ये 6 फुट का मजा लिया जाए, हेल्दी डाइट ली जाए, ताकि पूरा का पूरा वजूद ही हमारा सेहतमंद रहे। तो हम हर वो चीज जो सेहतमंद नहीं होती हम उसको नहीं खाते। अच्छा, इस बारे में भी बात करेंगे कि सेहतमंद डाइट कौन सी नहीं होती, और दिन में कितनी बार खाना चाहिए और कितना कितना खाना चाहिए, कि प्लेट भर के खाना चाहिए, ये छोटा पोर्शन लेना चाहिए। इस बारे में भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। मैं चाहूँगी हमारी प्यारी सी सिंगर्स हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे इनकी ज़बरदस्त जी, वेरी नाइस, बड़ा ज़बरदस्त। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं जो प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर रही हैं, उसके हल भी बता रही हैं। अगर ऐसे मसले हो रहे हैं तो रामा हमें बता रही है कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि आप अपने घर से स्टार्ट लीजिए। पेरेंट्स को नो करना आना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर वो बात कर रही है तो वो ये भी कह रही है कि प्लीज़ डिस्कस कीजिए। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों आपके बिहेवियर में चेंजिंग आ रही है, आप क्यों चुप हो गए हो या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों करना शुरू हो गए। इसके अलावा हमारे साथ अली रिजवान भी मौजूद हैं जो अगर जहनी बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं तो उनका हल भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप इस पॉइंट तक आए ही ना, आप स्टार्ट में ही अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए,
कंट्रोल करने के तरीके भी बता रहे हैं, किस तरह से योगा करना चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए। आप जिक्र कर रहे थे कि जो सेहतमंद खाना नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेहतमंद नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि मीट खाना चाहिए, फिश खानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कितना खाना चाहिए? कि अब खाने वाली इतनी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं मार्केट में कि शायद उनको गिना भी ना जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। हर रोज़ नई से नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं और नए से नए बिजनेस के इदारे खुल रहे हैं। वो तमाम जितने भी इदारे हैं वो हर रोज़ अपनी नई से नई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स इतनी भर गई कि शेल्फ पर जगह नहीं रह जाती। आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर में चले जाए, वहाँ पर आपको खाने वाली हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। अब हर चीज़ पर हम लेबल तो नहीं लगा सकते, नाम भी नहीं ले सकते कि ये खाने वाली है और ये नहीं खाने वाली, ये खाने वाली है, ये नहीं खाने वाली। हमारे पास एक रूल है जी, ठीक है, वो गोल्डन रूल है। अगर हम उसको समझ लें तो वो एक ही काफ़ी है कि जितनी भी चीज़ें गॉड मेड है सिर्फ वो खानी है, नेचर में है जो। ठीक है। जो गॉड मेड है। मैन मेड जो कुछ भी है वो आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। एक लाइन में आपने लोगों को डाइट प्लान बता दिया कि आपको क्या खाना है। इतना सा यानी गॉड मेड, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया वो इंसान के लिए बनाया। इंसान ने आगे जो कुछ भी बनाया वो बिजनेस के लिए बनाया, वो बिजनेस के लिए बना है। ठीक है। ठीक हो गया। उसमें ये वो देखता है कि इसमें से बिजनेस कितना ज्यादा कमा सकता हूं मैं, इसमें से अर्निंग कितनी हो सकती है, लिहाजा वो उसके अंदर वो एलिमेंट्स पैदा करेगा, उसके अंदर वो एलिमेंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स डालेगा जो उसके बिजनेस को ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, अब कोई खाने वाली प्रोडक्ट बना के बिजनेस कैसे बूस्ट हो सकता है कि वो मुझे मजेदार कितनी लगती है। लिहाजा मैन मेड जितनी भी चीजें हैं उनमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखा गया है, वो ये कि इसमें से खाने वाले को मजा कितना आएगा और वो बार-बार कितना अच्छा होगा, इसका जायका कितना अच्छा होगा। जितना जायका ज्यादा अच्छा होगा वो खाने वाला इसे उतनी बार खाएगा, दिन में ज्यादा से ज्यादा खाएगा और हमारी अर्निंग होगी। अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं वो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई है कि इंसान इसको खा के सेहतमंद तरीके से ज्यादा देर तक जिंदगी कैसे गुजार सकता है। जबरदस्त। ये पहला एक असूल है। फिर दूसरी बात आती है कि जो गॉड मेड चीजें हैं उनको कैसे खाना है और कितना खाना है, और कितना खाना और किस तरह से नहीं खाना। ठीक है। जो फितरत में जो चीजें पैदा की गई हैं तो सारी की सारी मुफीद, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे हम नहीं खा सकते। हम अनहेल्दी चीजों की बात नहीं कर रहे, मैन मेड किसी भी चीज की बात नहीं हम कर रहे। मैन मेड तो चीजें खाने वाली सिरे से है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। जो नेचर में इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने मना किया लोगों को चीजें खाने से कि मैं बता नहीं सकती। एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि ये नहीं खाना आपने। तो अब जो मैन मेड है वो तो है ही सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीजें हैं गॉड मेड जो है वो सारी की सारी हेल्दी तो है, लेकिन उसके खाने का तरीकाकार भी है और खाने का वक्त भी है। कौन सी चीज किसके बाद नहीं खानी और कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज खाए तो ज्यादा फायदा, ये भी वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, असूल है बकायदा उसके। मसलन अभी ये देसी घी है और शहद है, मैं इसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, आज मैं यहाँ पर भी दे दूं क्योंकि ऑन एयर ये बात पहली दफा मैं कर रहा हूँ। देसी घी फितरत में बेहतरीन चीज है खाने वाली, बिल्कुल ऐसा और है। दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो जिसे ये मना की जाए। ये हर किसी के लिए शिफा है देसी घी में। इसी तरह से शहद में भी शिफा है और दुनिया में खाने वाली चीजों में सबसे बेहतरीन चीज शहद ही है। जितनी भी गॉड मेड चीजें भी हैं, गॉड मेड चीजों में भी सबसे बेहतरीन खाने वाली चीज शहद है। जबरदस्त। लेकिन ये शहद का एक चम्मच ले लें और एक चम्मच देसी घी का ले लें, दोनों को मिक्स कर लें तो जहर बन जाता है। अच्छा, देसी घी और शहद को मिक्स कर ले तो जहर, इनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसलिए कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ ऐसे ही खा लेना ये खतरनाक है। इसका पहले पता होना चाहिए कि कौन सी चीज के अंदर क्या फायदे हैं और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं अगर किसी और चीज के साथ हम खा रहे हैं। मसलन मूली खा लेते हैं लोग, मूली खाने के बाद लोग बेचारे परेशान होते हैं, गैस बांधी होती है उन्हें, सारा कुछ हो रहा है, अब बड़े परेशान। अब मूली बेचारी बदनाम हुई है। ठीक है। हालांकि मूली इतनी मुफीद चीज है कि मैंने अभी तक अपनी ये थोड़ी सी जिंदगी में जितनी रिसर्च की खाने वाली चीजों में, जिस तरह से आम फलों का बादशाह है तो मूली सब्जियों की मलका है। अरे जबरदस्त। मूली सब्जियों की मलका, इतने फायदे हैं इसके कि शुमार नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके खाने का भी एक तरीकाकार, अगर सही तरीके से खाएं इतने फायदे, अगर गलत तरीके से खाएं तो इसके नुकसान। मूली खा के उसके पत्ते खाने चाहिए क्योंकि मूली उसके पत्ते मूली हर चीज को हजम करती है, खुद हजम नहीं होती। अरे फिर इसके पत्ते मूली को हजम करते हैं, फिर पत्ते खुद हजम नहीं होते, उसके ऊपर से गुड़ खाना चाहिए, फिर गुड़ पत्तों को हजम करता है। ये है मूली खाने का पूरा प्रोसीजर। ठीक है। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि इसका भी एक प्रोसीजर है कि इसको कैसे खाना चाहिए। जी जी। कैसे एहतमाम करना चाहिए मूली खाने के लिए। अब खाने वाली चीजों का मैं अभी बता रहा हूँ कि खाने वाली चीजों का किस तरह से नहीं खाना और किस तरह से खाना। मतलब अमरूद है, अमरूद खाने के बाद अगर सौंफ खाई जाए तो अमरूद खाने के फायदे 2 गुना है जी। अच्छा। अमरूद के बीज अगर चबा के खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अमरूद के बीज अगर ऐसे ही गोल के पी लेंगे, ऐसे ही मुंह में निगल लेंगे चबाए बगैर,
तो कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए दुनिया का तेज तरीन जो तरीकाकार है वो अमरूद ही है। अच्छा, अमरूद के बीज चबाए बगैर खा ले, उसका अमरूद भी सही तरह से चबा के खा ले अच्छी तरह से, और उसके ऊपर से सौंफ खाएं, और उसके ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध पिए, आधे पौने घंटे में पेट साफ हो जाता है। वेरी गुड। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। ये बेहतरीन तरीकाकार है। इसी तरह से दूध में अगर 1 चम्मच देसी घी डाल के पिए तो बिल्कुल पेट को अच्छी तरह से साफ कर देता है रात को सोने से पहले। गाय के दूध में ऐसे, गाय के दूध के कप को ऐसे मुंह के करीब रख के लीमू निचोड़ते ही उसे पी ले जी, तो कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ठीक कर देगा। जबरदस्त। तो फितरत में अल्लाह ताला ने खुद से दवाइयां ही रखी हैं सारी की सारी। देखिए मैं इतना छोटा सा था, मैं 4 महीने का था या 1 दिन का जब था, तो मेरा 1 या 2 किलो वजन होगा। अब 6 फुट मेरा कद है। ये जो मैं 6 फुट मेरा कद बढ़ गया है, इतना बड़ा मैं हो गया हूँ, ये किस चीज से हूँ? आखिर ये गॉड मेड चीजें खा के ही मैं इतना बड़ा बना हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये गॉड मेड चीजों ने मुझे इतने साल से जिंदा रखा हुआ और मेरे वजूद को इतना बड़ा किया है, जो मेरे वजूद को इतना बड़ा और कामिल कर सकती हैं और मुझे जिंदा रख सकती हैं। क्या ये मेरी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती? असल में ये गॉड मेड चीजों को छोड़ने की वजह से ही बीमारी आई है। लिहाजा सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, जबरदस्त आपने बताया कि क्या क्या खाना चाहिए। अब मैं अगर पूछूं कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि जब तक प्लेट भरी ना हो तो हमारी भूख हमें देख के लगता है कि खत्म नहीं होगी। प्लेट को देख के ना हम खुश हो रहे होते, बेशक आंखें नहीं भरती ना, आंखें नहीं भरती, एग्जैक्ट, पेट तो आंखें नहीं भरती। तो खाना कितना चाहिए? आपने एक सवाल में 3-4 सवाल किए हैं। मैं उसका जवाब एक एक करके देता हूं मुख्तसर से। देखिए खाना कितना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी है दिन में। अच्छा, एक आदमी जो सारा दिन सोफे पे बैठा हुआ है, एक आदमी जो चेयर पे बैठा हुआ है, एक आदमी जो साइकिल चला के अपने काम करता है, और एक आदमी जो मजदूर ईंटें उठा के वो तीसरी मंजिल पे लेके जाता है। हाँ, तीनों की डाइट एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसा ही है। जो जितनी एक्टिविटी कर रहा है, जो जितनी एफर्ट कर रहा है, उसकी एफर्ट के अकॉर्डिंग उसे एनर्जी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लिहाजा जो बैठा हुआ उसकी डाइट और तरह की होगी, जो चल के काम कर रहा है उसकी डाइट और तरह की होगी, जो वेट उठा के काम कर रहा है उसकी डाइट और तरह की, जो कहीं चला रहा है उसकी डाइट और तरह की है, और जो बैंक में बैठ के सिर्फ करेंसी को गिन रहा है, काउंट कर रहा है, उसकी डाइट और तरह की होगी। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जिसने सारा दिन बेड पे लेटे रहना उसकी डाइट और तरह की है। सब इंसानों के लिए एक साइज यहाँ पर फिट नहीं है। ठीक है, हर इंसान के लिए डाइट अलग से है। जो लोग सिर्फ बेड पे लेटे हुए बीमार हैं उनको सिर्फ लिक्विड ही चीजें देनी चाहिए, क्योंकि वो चल फिर रहे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा सही तरह से, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उनको लिक्विड दें जो खुद ही डाइजेस्ट होकर उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। सही। जो लोग जो बैठ के काम करते हैं चेयर पे या ऑफिस में बैठ के काम करने वाले हैं, उनको 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को खानी चाहिए। काफी है उनकी ये ग़िज़ा इतनी काफी है, इससे ज्यादा नहीं उन्हें खानी चाहिए। अब वो जो आप कह रहे थे ना कि आंखें नहीं भरती, वो मसला इस तरह से होता है कि जब दस्तरखान सजा हुआ है, 7-8 खाने हैं, थोड़ा सा ये खाया, थोड़ा सा वो खाया, थोड़ा सा वो खा के 4-5 लोगों का खाना एक आदमी खा जाता है। ठीक है। और फिर उसमें भी इतनी गलत चीजें सारी मिला के खा जाते हैं। मगर रोटी और चावल एक वक्त में इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। रोटी और चावल इकट्ठे एक वक्त में इकट्ठे नहीं खाने चाहिए, या रोटी खाए या चावल खाए। हाँ, हम कहते हैं थोड़ी सी चावल खा लूंगी, थोड़ी सी रोटी खा लेंगे। अब वो तो थोड़ी चीजें तो बनाने वाले ने तो बना ली, ठीक है। आपके बनाने वाले बर्तन भी आपके पास ज्यादा थे, सर्व करने के लिए भी आपके पास बर्तन ज्यादा थे, लेकिन इसे आप काबिल अफसोस बात समझ लें या कुछ भी समझ लें कि जिस्म के पास मैदा एक ही है बेचारे के पास। उसके अंदर जब आप 15-16 तरह के खाने डाल लेंगे, हर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को अलग तरह का प्रोसेस बनाना पड़ता है। ठीक हो। आप आइसक्रीम खाएंगे, अलावा नहीं खानी चाहिए, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को और प्रोसेस नहीं, वो कब खानी चाहिए वैसे? अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो सिर्फ आइसक्रीम ही खाएं और उसको मुंह में इतनी देर तक रखें कि वो ठंडी ना रहे। गर्म हो जाए तो फिर आप उसे अंदर निकल लें, थोड़ी सी खा लें। मुश्किल तरीका बताया भैया आपने आइसक्रीम खाने का। अगर आप ठंडी अंदर निकल लेंगे तो वही हाल होगा जो आप अगर हाथ पर यहाँ पर बर्फ का एक क्यूब रख दें, आइस क्यूब रख दें, तो क्या होता है? जलना शुरू हो जाता है। अब वो जब स्टमक के अंदर जाएगी, वो ठंडी आइसक्रीम जाके सारी स्टमक की स्किन को वो सुन कर देगी, वहां से खून निकल जाएगा बाहर, वेन्स में से खून बाहर चला जाएगा और वो आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, वो उतने ही टेम्परेचर पे आ जाएगा जितना उसका है। अब हम पहले क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, रोटी खा लिए, चावल खा लिए, फ्रूट्स भी डाल लिए, चाट भी डाल ली, उसके ऊपर समोसा भी फेंक लिया, थोड़ा सा पिज्जा और बर्गर भी खा लिया, ऊपर से बोतल भी पी ली, सॉफ्ट ड्रिंक भी पी लिए और एंड पे आइसक्रीम खा ली, और उसके बाद कहा कि अब चाय का कप भी दे दें। नहीं, ये सुसाइड है, इतना कुछ इकट्ठा खा लेना। ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक वक्त में एक खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। नॉर्मली एक इंसान को जो नॉर्मल काम करता है उसे एक वक्त में 1 पाव खाने की जरूरत होती है। अब रिजवान साहब अब क्या तोल के खाना शुरू कर? हाँ, तोल के खाना चाहिए। अच्छा, तोल के खाना। आप जब ड्रेस बनवाते हैं तो उसकी पैमाइश नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। हम जब जूता लेते हैं तो उसका नंबर नहीं लगा हुआ,
हम जब गाड़ी लेते हैं तो उसका साइज नहीं देखते कि हम इसमें बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ऐसा जब ही अपने है। लिए बेड बनाते हैं तो पूरा साइज नहीं देखते। ये सारे काम करने के लिए साइज को और क्वांटिटी को और क्वालिटी को देखते हैं। आपने जो ग़िज़ा खानी है उसके लिए भी आपको साइज देखना है। ये बात आपको अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि सोसाइटी में पहले ये राइज नहीं है, ऐसा बताया नहीं नहीं है। तो घर में तराजू होना चाहिए बकायदा, जो डाइटिंग कर उनके पास 1 पाव से ज्यादा खाना नहीं होना चाहिए। उनके पास एक वक्त में 1 पाव खाना खाएं और सेहतमंद खाना खाएं, उससे वो सेहतमंद भी रहेंगे। और 2 बार खा लें, और दिन में 2 बार खा लें, ये बहुत अच्छा है उनके लिए। सुबह खाएं और शाम को खाएं, रात का कोई खाना नहीं है। रात का कोई खाना नहीं, शाम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है सोलर सिस्टम के साथ, सूरज के साथ। जैसे ही सूरज ग्रूब होगा डाइजेस्टिव सिस्टम सो जाएगा, सारे परिंदे दरख्तों पे आके सो जाएंगे। ऐसे ही है। उस वक्त किसी परिंदे को भी बेहतरीन दाना डालें तो वो नहीं खाता, उसे पता है कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ सोसाइटी में काम ही 10 बजे शुरू होता है, डील शुरू हो जाती है, बूफे शुरू हो जाता है, रात 2 बजे सबसे बेहतरीन डील होती है, हाँ, मिडनाइट मिडनाइट भी मिलती है। में। अब उस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम पिज्जा काम नहीं डील, करेगा, बर्गर डील, ठीक है। Exactly. अब वो जो इतनी सारी चीजें उस वक्त जो दोपहर को हजम नहीं होती, वो रात को 2 बजे खा के सो जाएंगे, तो कैसे होगी? वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। वो ज़बरदस्त बात की है। और ये इस टॉपिक पे तो बहुत बातें, और एक थोड़ी सी अजीब तो नहीं कि तोल के खाना चाहिए, वो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है अगर आप 2-3 दिन करना शुरू हो जाए कि मैं कितना ले रहा हूँ। वापस आते अपने टॉपिक पे बात करते। हमने आज पूरे टॉपिक पे एक चीज़ अखज़ की है, एक नतीजा निकाला है, अली रिजवान भी एग्री करेंगे कि पेरेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए, अपनी बिल्कुल ऐसे। जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। रमा जी, क्या पेरेंट्स के पास इतना वक्त है कि वो अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दें, या नहीं, ऐसा नहीं है? देखिए, अगर जिस दिन आपने ये डिसाइड किया ना कि अब ठीक है, कुछ चीज़ें प्लान के बगैर भी होती हैं, अल्लाह की बिल्कुल रजा है, मगर अगर आप ये पता लग गया कि अब आप पेरेंट्स बन रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर ये चॉइस आपसे ले ली गई है। ये मुझे मत बताएं कि आपके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। अगर आप एक जान को इस दुनिया में ला रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको पता है, जैसे कि कुरान में अहकामात है, बिल्कुल। जो आपकी सोसाइटी है उसके भी एक ट्रेडिशंस है, आपको पता है आपने टाइम देना है। और मुझे तो इस बात से भी बड़ा इख्तलाफ होता है कि टाइम देने का सारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि माँ ने देना है, बाप ने नहीं देना। ठीक है। सो बाप ने क्यों नहीं देना? क्योंकि जिस तरह से बाप समझा सकता है बेटे को या इवन सपोर्ट कर सकता है बेटी को, वो माँ नहीं कर सकती, और वाइस वर्सा बाप भी वो नहीं कर सकता जो माँ नहीं कर सकती। बिल्कुल। So, अक्सर तो ये भी मैंने देखा है कि माएँ दे रही होती हैं बिकॉज हाउस वाइफ्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, या उनकी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, पर उन केसेस में फादर्स नहीं दे पाते बिकॉज उनकी जॉब्स इतनी हेक्टिक होती हैं, या उनको यही बताया होता है कि जो फादर्स है ना वो बस मतलब पे कर दें या फीसें दे दें, वो उनकी फादरहुड की डेफिनेशन है। हाँ, बिल्कुल। आप अगर घर आते हैं, मैं ज्यादा टाइम का तो कहती ही नहीं, मगर अगर आप क्वालिटी टाइम आधा घंटा भी दे दोगे ना, इट विल डू वंडर्स। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रही कि 4, 5, 6 घंटे जी बच्चे के साथ ही रहें, आधा घंटा दे दें, हैव दैट कन्वर्सेशन विद योर पता होना चाइल्ड। चाहिए ना आधे घंटे में आप बात क्या कर रहे हैं। अगर आप 5-6 घंटे साथ है, बच्चा मोबाइल हाँ, पे, आप बिल्कुल। अपने मोबाइल पे अपने ये भी ऑफिस बहुत काम बड़ी कर रहे हैं, बात है। 5-6 घंटे बैठने के साथ भी कुछ बात ही नहीं हो पाई, डिस्कस कुछ नहीं हो। देखिए, ये Problems नहीं अब पता आप चल- प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, तो फिर क्या फायदा? ऑल्सो देखें, जो गैजेट्स है ना, ये जिंदगी आसान भी कर चुके हैं, और इससे आजाद भी बना रहे हैं। बहुत सी लोगों को फायदे भी हो रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं। बिल्कुल। मगर एनीथिंग बहुत ज्यादा जो भी आप करोगे ना, उसका नुकसान है। Excess of अब everything is अगेन द थिंग इज दैट ये तो अब आपने चॉइस करनी है ना। बिल्कुल। अगर फॉर इंस्टेंस पानी भी ज्यादा पी लोगे ना, तो वो आपकी नुकसान है। किडनीज फेल हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो एनीथिंग जो एक्सट्रीम पे आप जाएगी तो खराब है। आपको पता है ना कि बच्चा पास बैठा है तो फोन साइड पे रख दें, उसको भी मत यूज करने दें। एक रिसर्च आई है जिसमें ये बताया उन्होंने कि जो बच्चे रोजाना टैबलेट या फोन पे एक टाइम से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बुरे हैं। अब डाइनिंग टेबल पे भी देखा गया है कि सारे अपने मोबाइल्स पे लगे होते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, डाइनिंग टेबल तो हब होता था जिसपे पूछना है कि क्या है क्या नहीं, सारे घर की डिस्कशन हुई। बिल्कुल ऐसे अच्छा, है। स्कूल में क्या हुआ? और मैं तो हॉस्टल में थी मरी में, और हमारे मिशनरी स्कूल में उस टाइम पे भी कन्वर्सेशन होती थी कि अच्छा ये हुआ, स्पोर्ट्स ये खेलनी, टीचर ये हुआ, और डाइनिंग टेबल्स होते ही इस चीज़ के लिए थे। ये तो अब अशरफुल मखलूकात क्यों हैं हम? ये सब बतानी क्यों पड़ती हैं हमें चीज़ें? क्या हमें खुद नहीं पता? ये पेरेंट्स को खुद नहीं पता? एडल्टहुड में जब आप आ गए हैं, आपको आपका निसाब भी एक बात बता रहा है, आपको आपके पेरेंट्स भी एक बात बता रहे हैं। सो वो हैमरिंग की शायद ज़रूरत है। बट अगर तो अपने बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं करनी, उनकी बेहतर तरबियत नहीं करनी, तो मतलब फिर पॉइंट क्या है? अगर गैजेट्स को, अगर बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं और हम गैजेट्स को यूज कर रहे हैं और बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं,
तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि आज अगर ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इस टेक्नोलॉजी की बेस पर हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, तो कल ये बच्चे जब जवान होंगे तो इनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। ये जब उस टेक्नोलॉजी में फंसेंगे फिर ये हमें भी टाइम नहीं देंगे। फिर हम लोग क्यों शुरू हो जाते हैं कि आजकल की औलाद पेरेंट्स को टाइम नहीं देती, ये नहीं कहती, वही सीख रहे हैं ना जो आप उसको पेरेंट्स ने टाइम नहीं दिया हुआ उनको। एग्जैक्टली। अच्छा, और अब देखे ना, ओल्ड होम का पहले बाहर होता था, अब पाकिस्तान में है ना। सो ठीक है, अगर मतलब बहुत, मैं किसी को जज नहीं करना चाहती इधर, तो वहां पे अगर आप घंटा भी गुजार के आएंगे ना, तरसे हुए मोहब्बत के लिए। अब चैरिटी में सबसे ज्यादा काम ओल्ड होम पे हो रहा है। ओल्ड होम पे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा रबा जी, हमने जहाँ पे जिक्र किया पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, हमारे घरों में गार्ड भी होते हैं, नौकर भी होते हैं, होता है, बिल्कुल होता है, हर किसी के एक अपनी जिम्मेदारी होते हैं या जो होते हैं, किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन देने आते हैं। वहाँ पे भी हम लोग अगर एक टीचर आ गया है तो रूम में बंद करके लड़की या लड़का जो भी बच्चा है उसको पढ़ा रहे हैं, हम उठ के कोशिश ही नहीं करते ये देखने के लिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है जरा डोर खोल देना चाहिए, सामने बिठा देना चाहिए? एक तो घर में एक पब्लिक एरिया होता है ना, डाइनिंग टेबल, सिटिंग रूम, कोई एक पब्लिक एरिया होता है, बिठाना चाहिए। मतलब कुछ देर के लिए आप टीवी ना देखें प्लीज। क्योंकि मैंने अक्सर घरों में देखा है कि वो कहते थे शोर हो रहा है ना इसलिए बंद कर दिया, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। कम से कम अगर कोई और मसरूफियत आप उस कमरे में नहीं आ सकते, चेक नहीं कर सकते, कैमरा भी देख लें, कैमरा लगा दें। अब देखें ना, ये कुछ देर पहले इतनी खौफनाक वीडियोस आई हैं, डे केयर सेंटर्स में औरतें कैसे मार रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और शुक्र है कि कैमरे नस्ब थे ताकि पता लग गया माओं को। माओं का भी, आई मीन यूर वर्किंग मदर, जाहिर काम घर के भी करने हैं, तो एक तो पब्लिक एरिया में आप ऐसे लोगों को बिठाएं। दूसरा, बहुत कोशिश करें कि जब तक बालिग बच्चे नहीं होते अकेले किसी के साथ ना भेजें, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे आपका गार्ड हो, कोई ना कोई मतलब ग्रुप में भेज दें। इस तरह की फैसिलिटीज हैं, ये नहीं है कि आप पे सारा बर्डन है और आपने अकेला ही भेजना है। मैं पिछले दिनों एक टीवी शो पे थी और हबीब जालिब साहब हैं, उनकी बेटी साथ थी, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सुबह कुछ बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स बड़े वो हैं तो मैं उनको पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। सो वो खातून ही आगे बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप दे रही है, कितनी बड़ी बात है। यू नो, मैं वही सोचती हूँ कि हमारे लिए ये फैसिलिटी हो तो पेरेंट्स कितने रिलैक्स कर जाते हैं कि नहीं जी औरत है और मतलब सिक्योर है, 3-4 बच्चियां इकट्ठी जा रही हैं, तो सहूलतें हैं। अब आपने फाइंड आउट भी तो करना है, और हमेशा ऐसी इंस्ट्रक्शन और ऐसी जो भी चीज हो रही है पब्लिक स्पेस में चेक रखें, और अगेन पूछें अपने बच्चे से सब ठीक है बेटे, कोई मसला तो नहीं है। उस बच्चे उसने ये भी रियलाइज कराया कि मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ, जो आप बात कहेंगे मैं उस पे यकीन करूंगी और मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। और आपका बच्चे का सबसे बेहतरीन दोस्त माँ बाप को होना चाहिए। उल्टा है तो, हाँ, बच्चे की फ्रेंडशिप क्लास में किसी से आपसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार माँ बाप से मिल रहा हो, बच्चे को सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप माँ बाप से मिल रही हो, बच्चे को सबसे ज्यादा केयरिंग माँ बाप से मिल रही हो, फिर वो अपनी सारी बातें खुल के माँ बाप को बताए, माँ बाप भी सारी बातें खुल के सब उसके साथ करें, तो सोसाइटी में इन चीजों पर ओवरकम। जबरदस्त। रोमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि जब हम ब्रेक में थे तो आप जिक्र कर रही थी कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तो क्या ऐसा ही होना चाहिए पेरेंट्स का? जी बिल्कुल एग्री हूँ मैं इनकी बात से, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब जो फाइंड आउट करने की बात है ना, पेरेंट्स जो बिजी होंगे जिनके पास टाइम ही नहीं है, उन्होंने कह देना कि हाँ जी ये बंदा है, इसके साथ जाना है, इसके साथ वापस आना है, ये बस वो कर देंगे, उनके पास टाइम नहीं है। तो अगर बच्चों के मतलब पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स क्यों हैं? क्योंकि उनके बच्चे, अगर उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम? बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है कि अगर बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे अली रिजवान ने कहा कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अगर मेरे बच्चे गैर महफूज हैं तो मुझे वो अर्न करने का और ये बाहर जाने का टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी सिंगिंग की बात की जाए तो हर सिंगर का कोई फेवरेट सिंगर भी होता है, वैसे तो नॉर्मल लोगों के भी बहुत फेवरेट सिंगर होते हैं। आप लोग किसी को फॉलो करती हैं? हाँ, हम लोग इंस्पायर हैं नूरा सिस्टर्स से। अच्छा, ज़बरदस्त। वो दोनों सिस्टर्स मिल जाती हैं वहाँ से, बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम दोनों ने वहाँ से इंस्पायर होकर हम दोनों ने डुएट सिंगिंग स्टार्ट किया है। अच्छा रोमा, अगर बात की जाए बहनें जहाँ इकट्ठी होती है ना तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं जो बाद में बड़ी याद आ रही होती है, तो आप लोगों में होती है या नहीं होती लड़ाइयाँ? जिससे पूछेंगे किसमें नहीं होती, मतलब छोटी मोटी जो है आप ही समझाती हैं कि नहीं इस तरह आपने एक जगह पे जाना है, एक को किसी ने ज़्यादा मतलब दोनों को बराबर मिलती है, एक को ज़्यादा कर दिया दूसरी को, हम ये नहीं कहना कि उसको मुझसे ज़्यादा क्यों मिली है। अच्छा, मैं फौरन से इनसे भी सवाल पूछ रही थी क्योंकि उनको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ रोमा से सवाल किया, रोहा से सवाल ही किया। रोहा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी यही कहूँगी कि क्या कहते दोनों को इक्वल रखना चाहिए। इक्वल नहीं, मतलब जिसको देखे ना दोनों इकट्ठी फील्ड में आई, ठीक है, एक को मिल गया तो भाई मुझे नहीं ये करना चाहिए कि भाई इसको ज्यादा हो गया मुझे
ये हमें ये नहीं है जबरदस्त। अगर उनको कोई इनाम दे रहा है तो मुझे खुशी हुई है कि उनको भी मिला है, जबरदस्त, तो मुझे ज्यादा जबरदस्त। खुशी होती है तो कि कभी ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के कपड़े पहन के बाद में एक दूसरे से लड़ाई करी? ऐसा बहनों में होता है ना कि शर्ट भी पहनी है तो ये क्योंकि ऐसा तुमने होता मेरे है? कपड़े मैंने एक दफा भी नहीं पहने, तुमने पहन लिए हैं। ये नहीं करती है, करती है। अच्छा, आप अपनी चीजें नहीं देती? मैं बहुत मतलब कि दे भी देती हूँ, वो मतलब फिर कभी कभी डांट भी पड़ जाती है कि नहीं लेकिन वो उसके दे बदले में मेरे से उसके बदले में मैं इसकी कोई ले लेती हूँ चीज़ के लिए, ये वाली चीज मुझे ये दे बड़ा दो मैं भी खूबसूरत ले रिश्ता लूंगी। होता है ये, जब आप शादी करके अपने घरों में चले जाते हैं ना तो अच्छा, बहुत सी चीजें याद आ रही होती है। दोस्ती मेरी हम तीन बहनें हैं और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज अबाउट 8 और 9, और मेरी जो छोटी बहन है मेरे बालों से लटक गई थी, इधर से सारे बाल उतर गए थे। सो मैं ये मौका शेयर करना चाहती हूँ कि सनिया के इस फेल को मैं हाईलाइट करूँ, बट दोस्ती तब होती है जब शादी होती है। हाँ, फिर एकदम आपको से एहसास पता हो नहीं रहा क्या होता होता है, है कि आप एक दूसरे से दूर चले जाते हो या क्या वजह होती है, एकदम से बॉन्ड ज्यादा गहरा हो जाता है। लड़ते हैं ना, हमें सबसे बड़ा ताना यही मिलता है जब तुम लोग अपने अपने घरों में चली जाओगे ना। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि आप 3 बहनें, हम भी 3 बहनें, हम और भी हम 3 भी बहनें। बहनें मैरिड हैं और मेरी ज्यादा दोस्ती उनकी शादी के बाद, पहले भी थी पहले, लेकिन ये था कि मैं छोटी हूँ तो वो जरा एक चेक एंड बैलेंस वाला सीन था। अब ना दोस्ती हो गई, अब दोस्तों की तरह हम चीजें डिस्कस करते हैं और ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। बहन भाइयों से दोस्ती होना और प्यार से रहना, ये बड़ा खूबसूरत। और वाकई बड़ी जबरदस्त बात ये कि शादी के बाद आपको एहसास होता है कि बहनें क्या होती हैं, फिर कहते हैं Even पता चला भाई क्या होते हैं, मतलब भाई क्या दोनों होते हैं। रिश्ते बड़े अरे प्यारे रिजवान ने हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। मेरा सवाल ये भी था कि क्या खाना बनाने का भी एक तरीकाकार होता है कि उसे कितना पकाया जाए और कितना कच्चा खाया जाए? जी हाँ जी। बिल्कुल उसी तरह से मैं हर बात का आगाज करूंगा जैसे पहले किया, कि जिस तरह से हर चीज को बनाने का एक तरीक़ाकार है, चाहे लिबास हो, घर हो, आपकी कोई फर्नीचर हो, ठीक है, हर चीज को बनाने का एक खास तरीक़ाकार है। उस तरीके से हट के वो चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है। हत्ता कि बात करने का भी एक तरीक़ाकार है, सुनने का भी एक तरीक़ाकार है। बिल्कुल। तो वो खुराक, वो ग़िज़ा जिसने हमें ज़िंदा रखना है, उसका भी एक तरीक़ाकार है बनाने का, उसको किस तरह से बनाना है। तो ये खुराक बनाने का या ग़िज़ा बनाने का तरीक़ाकार शुरू होता है बाज़ार से ही। बाज़ार से ही शुरू हो जाता है कि जब हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद के लेके आएँ तो घर से हमें कपड़े का एक बैग लेके जाना चाहिए। अच्छा, अपना कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए। हो भी रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, आप हो भी बयान रहे। भी किया उन्होंने। प्लास्टिक बैग में वो चीज़ ना लेके आएं, क्योंकि जो भी प्लास्टिक बैग में चीज़ आएगी वो केमिकल उसके अंदर जाएगा। एक तो पहले ही हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ है, उसके फर्टिलाइजर डाला गया उसके अंदर केमिकल वाला, वो उसके अंदर गया। फिर उसे जब शॉपिंग बैग में लेके आएंगे तो वो नज़र भी आएगा। बिल्कुल। आप अपनी दुकान से चीज़ खरीदने से लेके घर तक जब तक आप पहुंचे हैं, जितने लोग रास्ते में उस चीज़ को देख रहे हैं उतने लोगों की सोच और थॉट्स का उसके ऊपर असर होता है। अच्छा, वो जिस थॉट से देखते हैं, अच्छा नेगेटिव एनर्जी, अगर वो नेगेटिव एनर्जी से सोच रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी, अगर वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो फिर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अगर कोई आप लेके जा रहे हैं, फल लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई देखकर अच्छा इतना बड़ा फल जा रहा है इनके घर, ये है नेगेटिव एनर्जी और फौरन उस फल के ऊपर गलत असर होगा। अब ये जो फल खाया जाएगा ये इतने जितना उन्होंने गलत सोचा है उतना अंदर जाके गलत करेगा। अच्छा, ये वही जो माँ बाप कह रहे होते हैं, ये खाने को तो वैसे नजर लगती है, नजर लग जाती है, ये नजर ही है। असल में वो नजर नहीं लगती, वो सोच लगती है। सोच लगती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि नबीने की आंखें तो नहीं होती लेकिन सोच होती है, उसकी भी होती है, वो भी सोच के कोई ना कोई चीज कर सकता है। तो ये थॉट्स का असर, दुनिया में सबसे पावरफुल थिंग जो है वो थॉट है। जैसे ही आप मार्केट से चीज लेके घर की तरफ आने लगते हैं, जितने लोगों की नजर पड़ती है उतने ही थॉट्स उसके ऊपर असर करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर कोई देख के कह रहा है अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी अल्लाह ताला की नेमतें जा रही हैं, वो खाने वाले को अल्लाह मुबारक करे, उसको सेहत दे, ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसके अच्छे असरात होंगे। और अगर कोई कह रहा है अच्छा इतना ज्यादा लेके जा रहा, हम तो कभी भी नहीं अपने घर इतना लेके गए या हमारे घर इतना नहीं है, ये नेगेटिव है, ये उसका असर होगा उसके ऊपर गलत। ठीक है, फिर जब आप उसे किचन में ले आए तो उसे किचन में नहीं रखना, क्योंकि किचन में चूल्हा जलता है, वहां पर हीट बहुत ज्यादा है और वो सब्जी इतनी ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। अगर आप किसी वेजिटेबल को पकड़ के ऐसे दबाते हैं, एक दफा शलजम है, आलू है, एक दफा पकड़ के ऐसे दबा दिया तो तकरीबन आधा ज़ाया हो जाता है वो। अच्छा, एक जो नीचे गिरा है शेल्फ से जो नीचे गिरा है, नीचे गिरने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं। लिहाजा उसको बड़ी हिफाजत से, बड़े आराम से, प्यार से रखें। उसको जितनी दफा देखें प्यार से देखें। सब्जी काटते हुए अगर उलझना, मुझे काटनी पड़ गई है, ये हो गया, ये कोई सब्जी लाने वाली थी, इस तरह की आ गई है, उस तरह की आ गई है, ये सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स इस सब्जी को खराब करेंगे। अच्छा, मैंने अपने पे एक, आई डोंट नो, आप इसमें माहिर हैं,
तो मैं अब जिन चीज़ों पे पहले मुझे गुस्सा चढ़ता था ना कि लेट आ रही है, ये काम नहीं है उसे, अब पहला मैंने रिएक्शन अपना हंसना शुरू कर दिया है। मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया है। सर कहते हो तुम बहुत बुरी लग रही हो, मैं कहती हूँ अच्छा। तो फिर मैं खुद भी उस जिस नेगेटिविटी में वो मुझे खींच रहा है, मैं उसमें जाती ही नहीं हूँ। सो मैंने अपने माइंड को अब ट्रेन किया है, जब भी कोई नेगेटिव बात है वैसे ना, तो वो अगर नेगेटिव देना चाह रहा तो आप पॉजिटिव देते हैं। नहीं, मगर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैं हंसना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज आई थिंक जब आप हंसते हो ना तो मुझे लगता है कि हार्मोन्स भी ऐसे स्माइल इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्स। आप किसी को देख के अगर कोई नेगेटिव कर रहा है और आप उसे देख के सिर्फ हंसते हैं तो ये बहुत कंप्लीट जवाब है। पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए, मगर मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं हंस पड़ूं, या बिकॉज उससे एकदम से डिफ्यूज हो जाता है मेरे लिए। मुझे अपनी सेहत का भी तो सोचना है ना। ये भी अच्छी चीज है। अब जब उसे सब्जी को आपने काट लिया है, बहुत सारी सब्जियों का छिलका नहीं उतारना, करेले का, कद्दू का, टिंडे का, इनका छिलका नहीं उतारना। इनको अच्छी तरह से धोए और पानी में 20 मिनट तक के लिए डिप कर दें। अच्छा, ठीक है, धोने के लिए डिप कर दें। उसके बाद धो के इसे निकालें। काट के पानी में नहीं भिगोना। जब भी आप किसी सब्जी को काट के पानी में भिगोएंगे, पानी उसके अंदर से तमाम कीमती अज्जा खींच लेगा और बाद में आप उसे निकाल के उसे जब पकाएंगे तो वो खाने के काबिल नहीं होगी। वो पानी के अंदर ही सारे उसके असरात चले गए होंगे। ठीक हो गया। काटने से पहले उसको सब्जी को पानी में डिप करके रखें। इस तरह डिप करके रखने से वो जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के असरात उसके अंदर है वो काफी हद तक पानी खींच लेगा। लेकिन 20 मिनट से ज्यादा अगर पड़े रहे तो फिर सब्जी दोबारा खींच लेगी उसको। ठीक है, जो पानी के अंदर असरात गए हैं वो वापस भी खींच लेगी उसे। 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। फिर जब उसे काटे उसका छिलका नहीं उतारना। कद्दू का, टिंडे का, करेले का, इनका छिलका नहीं उतारना। हाँ, सिर्फ 1-2 सब्जियां हो सकती है जिनका छिलका उतारा जा सकता है। आलू का भी ना उतारे, वो भी बहुत मुफीद होता है। अच्छा, तो टेस्ट में कोई चेंज आता है कि नहीं आता? टेस्ट इज नथिंग। अच्छा, टेस्ट कुछ नहीं है। टेस्ट आपने सेट करना है किसी भी चीज का। ठीक है, आपको अगर खीर अच्छी लगती है, मुमकिन है मुझे बुरी लगती हो, किसी को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। टेस्ट तो हर किसी ने अपना अपना सेट करना है। अब घोड़ा जो है वो सारी जिंदगी घास खाता, आज तक नहीं उसने कहा यार डिश ही चेंज कर दो मेरी। क्योंकि वो टेस्ट कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस है, वो सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस। आपने टेस्ट के लिए नहीं कोई चीज करनी। अच्छा, वो जब आप उसे फिर काट लें सब्जी को, बड़ा बड़ा काटना, बारीक बारीक नहीं काटना। ठीक है, बारीक बारीक काटने से भी सब्जी जाया होती है। उसे बड़ा बड़ा काटें और कभी भी एक सब्जी नहीं पकानी, 2-3 सब्जियां मिक्स करके पकाएं, उनके फायदे ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो मिक्स सब्जियां, उसमें अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, देसी घी या ऑयल जो कुछ आपने डालना है वो डालें। थोड़ा सा उसमें पानी डालें और हल्दी और सब्ज मिर्च डाल के, सुरख मिर्च ना डालें, ये ज्यादा अच्छा है। उसका ढकना बंद करके चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दें और 20 मिनट के लिए बंद रहने दें। अब ढकने को बार बार नहीं उठाना। ठीक है, ढकने को जितनी बार उठा के आप चलाएंगे उसमें से जितनी स्टीम निकलनी है वो सारे उस सब्जी के असरात उड़ जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स उसके उड़ जाएंगे। पीछे सिर्फ भूसा रह जाएगा, वो खाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसको ढांप के रखें, पकने दें उसे 20 मिनट। 20 मिनट के बाद वो जो हल्की आंच पे चूल्हा जला, उसे बहुत तेज आंच नहीं रखनी। बहुत तेज आंच रखने से बहुत से खाने चूल्हे के ऊपर ही जाया हो जाते हैं। एक सब्जी एक खास हद तक हीट को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक हो गया। जब थोड़ी सी कच्ची रह जाए सब्जी तो चूल्हा बंद कर दें और अभी ढकना नहीं उठाना। ठीक है, ढकना आपने उठाना है 7-8 मिनट के बाद, उस स्टीम में वो स्टीम नीचे बैठ जाए। ठीक है, अब वो जो ढकना आप उठाने लगे तो ढकने के नीचे वो स्टीम आके वहां पर बिल्कुल ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है भाप का, उसको बाहर नहीं फेंकना। उसके अंदर आधे अज्जा उसके अंदर है, उसको फिर आपने सब्जी के अंदर ही ऐसे ढकने को टेढ़ा करके वो सब्जी में डाल देना है। और उस सब्जी को अब आपने खाना, उसको भी बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना उसके अंदर पकी को, वो फिर जाया हो जाएगी। इस सब्जी को इस तरीके से अगर पकाया जाए तो ये हेल्दी है। अगर ढकना उठा के पकाए तो वो सब्जी जाया हो जाएगी। अगर 20 मिनट से ज्यादा पकी तो भी जाया हो जाएगी, और अगर आपने उसको बहुत तेज आंच पे पकाया तो भी वो जबरदस्त। आज हमने देखा कि अली रिजवान योगा एक्सपर्ट होने के साथ साथ बेहतरीन शेफ भी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी मिसेस जब आपके घर आई तो आपने उनको दोबारा से खाना बनाना सिखाया? मैंने हर चीज का उनको बनाने का तरीका भी सिखाया। अभी वो सुन रही है प्रोग्राम। मैंने उनको सब्जी बनाने का तरीका भी सिखाया, सब्जी पकाने का तरीका भी सिखाया, फिर खाने का तरीका भी उनको सिखाया। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। आप कुछ कहना चाह रही थी रोमा? क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि जो गॉड मेड हैं सब्जियां, ठीक है जी, वो उसमें शिफा होती है। ठीक है, फिर डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि आपने ये मतलब वो एक सब्जियों की लिस्ट बना देते हैं कि आपने ये सब्जी नहीं खानी, हालांकि हर सब्जी में आपने जैसे बोला है कि वो शिफा है, हमारे लिए हेल्थी है, उससे यानी कि हमारी सेहत ठीक रह सकती है। फिर डॉक्टर्स क्यों मना कर देते हैं कि ये सब्जी नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी? कुछ खास बीमारियों में कुछ खास चीजें नहीं खानी चाहिए। मसलन अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको
प्रोटीन नहीं लेना, प्रोटीन नहीं लेना, उसे ठीक है। दालें और गोश्त नहीं खाना। हाँ, वो बीमारी के साथ आपका नहीं, डाइट दालें और गोश्त तो आ जाएगा, गोश्त आ जाएगा मीन्स कि जैसे मैन होता है वो मतलब God made ही है। लेकिन जब मेंस उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो हो जाता है। पानी और में sodium, नहीं, उस all the वजह से things, ना ये भी वो- इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस हो। बैलेंस हो, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब कुछ बीमारियों में जैसे किसी इंसान को अगर पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है उसे, तो वो आलू नहीं खा सकता। ठीक आलू में बहुत ज्यादा शुगर होती है, वो बीटरूट नहीं खा सकता, चुकंदर नहीं खा चुकंदर नहीं सकता, खा सकता। शकरकंदी नहीं खा सकता, है गॉड मेड। लेकिन इस वक्त क्योंकि इसने गॉड मेड प्रोसीजर को खराब करके अपने आप को बीमारी लगा ली है, कुछ चीजें अब इसके लिए नुकसान है। ठीक हो गया, मतलब अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली Accordingly आपको मना कर रहे हैं। डाइट प्लान दे रहे हैं। ऐसा नहीं यानी है कुछ कि अगर खास आपको वक्त पे बीमारी कोई में खास चीज आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और रमा, वापस आते हैं, आपने जैसे जिक्र किया हर चीज़ का, पेरेंट्स की ट्रेनिंग क्या करना चाहिए, घर में किस किस चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, बच्चों को ट्रेन कैसे करना चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स का तालीम याफ्ता होना बड़ा ज़रूरी है, एजुकेटेड होना, स्पेशली मदर का। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ आज भी अगर बात की जाए तालीम की, तो 2.2 मिलियन हमारे बच्चे हैं स्कूलों से बाहर, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें सिर्फ यही है कि अक्सर घरों में देखा है कि जब तालीम की बात आती है तो बेटों को फिर भी पढ़ा दिया जाता है स्कूलों में, छोटे इलाकों में, और बच्चियों को कहते हैं कि तुम घर ही रहो, 5वीं जमात कर लिया, अब घर बैठ जाओ, ठीक, तुमने तो शादी करनी है। सही। मगर अब आप फिर ये भी तो देखें ना कि आप चाह रहे हैं कि जी वो एस्ट्रोनॉट बने, आप चाह रहे हैं वो इंजीनियर बने, जो 90% टाइम है जी वो माँ के साथ गुजार रहा है, और वो ज़ाहिर है एक हद तक उसको हेल्प कर सकेगी। बात सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जो अनपढ़ है या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या घर के हालात ठीक नहीं थे, वो इंसान अच्छे नहीं हैं। देखें, क्योंकि मेरा बच्चा फॉर इंस्टेंस एक ख़ास एरिया में जाना चाहता है, क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, या मैं पढ़ सकती भी नहीं, रिसर्च नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे तरीके नहीं आते, अगेन फिर मैं उसको बता नहीं सकूंगी, फिर मुझे बाहर की हेल्प लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम अभी भी ये बात क्यों कर रहे हैं, मेरे तो ख्याल है कि टाइम इतना मूव आगे कर चुका है कि तालीम, एक तो आई होप गवर्नमेंट किसी स्टेज पे ये करे कि तालीम जो है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक हो और गया। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो अमूमन काफ़ी कम पैसे लेते हैं, तो वो अफोर्ड भी करना आसान होते हैं। आसान होता तो तालीम फॉर ऑल होनी चाहिए, तालीम से आपको अवेयरनेस आएगी, जबरदस्त। तालीम से आप बेहतर इंसान बनेंगे, तालीम से वो जो हम सोच का कह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग, वो सब बेहतर तरीके से बेहतर हैंडल तरीके से हैंडल हो सकता है। थैंक यू सो मच रमा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ज़बरदस्त Thank you. चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की, उनका हल भी बताया। अली रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें योगा करने के साथ साथ खाना बनाना भी सिखाया, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि खाना कैसे बनाया जाए। रोमा, आपका बहुत शुक्रिया। रोहा, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जैसे कि आपको प्रोग्राम में भी बताया गया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस नहीं कर सके वो हम अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनकी ट्रेनिंग कीजिए, उन्हें बताइए कि क्या गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, अब प्लीज़ ये शुरू कर देना चाहिए। और बाकी आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। मारो जंदर ते चल मेरे नाल, मैनू बड़े सोहने लगे ओ। मारो जंदर ते चल मेरे नाल, मैनू बड़े सोहने लगे। अखां बिल्लियां ते सोहनी जई चाल, मैनू बड़े सोहने लगे ओ। अखां बिल्लियां ते सोहनी जई चाल, मैनू बड़े सोहने लगे ओ। बड़े प्यार लगे ओ, बड़े सोहने लगे ओ। मुल्तान दा टैम होवे, दिल दे सुनाव दुखड़े, जे तेरे कोल टैम होवे। दिल दे सुनाव दुखड़े, जे तेरे कोल टैम होवे। गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, तइयो साडा तेरे उत्ते आई जांदा दिल। काला चश्मा ते सोहनी जई चाल, मैनू बड़े सोहने लगे ओ। मारो जंदर ते चल मेरे नाल, मैनू बड़े सोहने लगे ओ। बड़े प्यार
लगे